चलो, तो हम लोग कूलम्स लॉ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, है ना। 2 क्लास हो चुका है प्रॉब्लम पे, ये तीसरा है, लास्ट क्लास है। ओके, तो कूलम्स लॉ पे प्रॉब्लम देख रहे थे हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। लास्ट जो अभी चल रहा था वो चल रहा था इक्विलिब्रियम पे बेस्ड, है ना। एक लाइन पे 3 चार्ज रखे हुए हैं और उनके इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट आया था जिसमें कि 2 चार्ज हमेशा फिक्स्ड रखा गया था, थर्ड चार्ज का तुमसे लोकेशन पूछा जा रहा था कि बताओ उसका क्या लोकेशन होना चाहिए ताकि वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो ठीक है, उसके लिए हमने लोकेशन फाइंड किया था, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। एक कंडीशन ऐसा था जिसमें कि दोनों जो चार्ज था जो फिक्स था वो सेम नेचर का रखा गया था। जब सेम नेचर का रखा गया तो थर्ड चार्ज बीच में कहीं रखने पर इक्विलिब्रियम मिल रहा था। और थर्ड चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है या क्या उसका नेचर है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब 2 फिक्स चार्ज हो तो। ओके, फिर जब दोनों फिक्स चार्ज में से दोनों का नेचर अपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमने करवाया था, उसमें हमें थर्ड चार्ज को कहाँ रखना होता है, उसमें हमें थर्ड चार्ज को रखना होता है कहाँ पे, बीच में नहीं, साइड में रखना होता है। साइड में भी किसके साइड, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो, ताकि उससे डिस्टेंस कम रहे, फोर्स उसका उसको बैलेंस कर सके, बताए थे लास्ट क्लास में। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, 2 कॉन्सेप्ट है ना, कि यदि दोनों फिक्स चार्ज सेम नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज को उनके बीच में कहीं पे रखना होगा। यदि 2 फिक्स चार्ज सेम नेचर के नहीं हैं तो थर्ड चार्ज को उनके बीच में नहीं, कहीं साइड में रखना होगा। किस साइड रखना है, तो जो स्मॉलर, जिसका मैग्नीट्यूड जिस चार्ज का कम है उसके साइड तुम्हें रखना है। एंड देन फिर वो एक्स मान के तुम मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दो, तुम्हें एक्स मिल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे रखना है, ठीक। बट यहाँ पर थर्ड चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है या क्या उसका नेचर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अब तक 2 को फिक्स रखा गया था और एक को पूछा गया था कि कहाँ रखा जाए। बट अब हम लोग किसी को फिक्स नहीं करेंगे, है ना। 3 चार्ज का सिस्टम होगा बट कोई भी चार्ज यहाँ पर फिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो, और ये जो हम क्वेश्चन तुम्हें कराने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार सेम क्वेश्चन, सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं, सेम आंसर जेई मेंस में 2019 में पूछा गया था, 1987 में भी पूछा गया है, और तुम्हारा नीट में भी 2013 में, 1995 में, 1988, मतलब ये जो तुम देखने जा रही हो, इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है, ये कह सकते हो कि कूलम्स लॉ का एक फेवरेट टॉपिक है ये इक्विलिब्रियम। कूलम्स लॉ से क्वेश्चन बनाने के लिए मेंस या नीट दोनों का ये समझ लो कि एक फेवरेट टॉपिक है। तुम प्रीवियस से उठा के देखना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इसलिए कहते हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर को बनाना अब बहुत ज़रूरी है। अब जो भी क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जब तुम प्रीवियस ईयर यदि बना लो और तुम फिर से जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट ईयर उसको तुम चेक करना, तुम्हें लगेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में हमने बनाया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जब बना रहे थे तो ऐसे क्वेश्चंस हमें मिले हैं। जो ये क्वेश्चन हम तुम्हें बताने जा रहे हैं ये भी बिल्कुल वैसा ही है। 2 पॉइंट चार्ज है, क्वेश्चंस भी है मेरे पास प्रीवियस ईयर में, बट चलो हम वो यहाँ पे वैसे ही लिख ही देते हैं उसको, है ना। 2 पॉइंट चार्ज है, एक सेकेंड, क्वेश्चन चाहो तो वो भी हम तुम्हें ऐड दिखा दे सकते हैं। देखो, तो 2013, 1995, 2013 और 1988 में शायद, हाँ 1988, मतलब सिमिलर ऐसा ही था, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं था बट सिमिलर था। चलो 2013 का हम लोग निकालते हैं। और ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तुम्हें, हाँ पता नहीं तुम्हें क्लियर दिख रहा है या नहीं, एक बार हम पढ़ देते हैं उसको। अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्ज q। द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल्स टू, तो वो नीट 2013,
है ना, पूछा गया था। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा था बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है Q और Q, है ना, ये 2 पॉइंट चार्ज Q और Q। अब एक थर्ड चार्ज को लाकर इक्विलिब्रियम में रखा गया, तो तुम समझ सकते हो यार, दोनों चार्ज इक्वल है ना, तो थर्ड चार्ज को, चूंकि सेम नेचर का है, तो थर्ड चार्ज को इसके बीच में कहीं रखना होगा। और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड यदि सिमिलर है, इसका मतलब है कि दोनों से गैप भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे रखना होगा यहाँ। मतलब यदि टोटल डिस्टेंस x है, तो थर्ड चार्ज को हमें कहाँ रखना होगा, x/2 पे। थर्ड चार्ज को कहाँ रखना होगा, x/2 पे। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जेई मेन 2019 में भी पूछ दिया था। और देखो ये 2013 में नीट में भी पूछा हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया, सेम आंसर है दोनों का, कहीं कोई चेंजेस नहीं। तो इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर बनाया करो। और यही क्वेश्चन 1987 में भी आईटी में पूछा गया था। ओके, तो थर्ड चार्ज को हमें एग्जैक्टली कहाँ रखना होगा, इसके सेंटर पे, ये तो क्लियर है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें इन दोनों पॉइंट चार्ज को फिक्स रखे थे, ये जो साइड में दोनों चार्ज है उसको क्या रखे थे, फिक्स। बट यहाँ पे तीनों में से कोई भी चार्ज फिक्स नहीं किया गया, सब फ्रीली रखे हुए हैं। मतलब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें इन तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हर एक पे, हर एक इंडिविजुअल को चेक करना होगा कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है या नहीं। पहले हम लोग क्या करते थे, साइड में जो चार्जेस रखे हुए हैं तो फिक्स्ड होते थे, तो हम सिर्फ जो बीच में जो चार्ज रखता है, जो थर्ड चार्ज रखते थे, सिर्फ उसका इक्विलिब्रियम चेक करते थे कि उस पर नेट फोर्स जीरो है कि नहीं। बाकी जो दो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड ही है, उससे हमें क्या मतलब। बट यहाँ पर क्या है, तीनों चार्ज जो हैं वो फ्री हैं, कोई भी फिक्स्ड नहीं है, बस इतना डिफरेंट। तो अब करेंगे क्या बच्चे, तो ठीक है, आ जाओ। ये तो समझ में आ गया कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है, तो बिल्कुल चूंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो थर्ड चार्ज को सेंटर पे रखना होगा। ठीक है, L/2 डिस्टेंस पे, टोटल गैप L है। तो अब इस चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि तीनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, हर एक, कोई बात नहीं। तो हमें समझ में आ गया, ये Q जो सेंटर पे हम रखें, ये तो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ये तो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जितना फोर्स ये से रिपेल करेगा उतना ही फोर्स ये भी रिपेल करेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेगा बच्चों, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो ये तो रेस्ट में ही रहना है, ये निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो तो ये रहेगा इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या सिर्फ इसके इक्विलिब्रियम में रहने से काम हो जाएगा, नहीं, ये दोनों भी क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अब ये दोनों भी फ्री है। तो आ जाओ जरा हम किसी एक को इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया C। तो C पे जो चार्ज रखा हुआ है Q, इसको भी इक्विलिब्रियम में जरा इसका इक्विलिब्रियम चेक कर लेते हैं कि है या नहीं। जैसे पहले जब फिक्स्ड होता था तो इसका इक्विलिब्रियम चेक करने का जरूरत नहीं था, बट अब ये फिक्स्ड नहीं है, ये फ्री है, तो इसके भी इक्विलिब्रियम को तुम्हें चेक करना होगा। कैसे चेक करोगे, सोचो। अब ये जो Q जो A पे रखा हुआ है, वो तो इसको क्या करेगा बच्चों, ऑब्वियसली रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर का है। यानी कि फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये तो हमेशा इसे इधर रिपेल कर रहा होगा। ठीक, तो अब एक फोर्स तो और इस पे होना चाहिए ना, जो इसे अट्रैक्ट करे इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो फोर्स को बैलेंस कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि B पे जो हमने थर्ड चार्ज ला कर रखा है, वो इसे क्या करना चाहिए, इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी जाके ये C पे रखा हुआ चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि फोर्स ऑन C ड्यू टू B वो कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, अब सोचो यदि B पे रखा हुआ चार्ज इस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने थर्ड चार्ज रखा है वो इसके अपोजिट नेचर का है, इसके अपोजिट नेचर का है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि ये Q, स्मॉल q और ये Q, ये दोनों कैसे नेचर के होने चाहिए, अपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। समझ में आ रहा है, नहीं यदि होता Q भी इसके सेम नेचर का यदि हो जाए, तो सोचो ये A पे रखा हुआ चार्ज C पे रखे हुए चार्ज को रिपेल कर रहा है, अब B पे रखा हुआ चार्ज भी C को रिपेल ही कर देता, तो कभी इक्विलिब्रियम में आ सकता था, नहीं आ सकता था। इसीलिए ये जो C पे जो चार्ज रखा हुआ है, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो B पे रखा हुआ चार्ज है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, स्मॉल q से अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट तभी करता है जब वो अपोजिट नेचर का होता है।
तो यहाँ पे है अब थर्ड चार्ज का नेचर इम्पॉर्टेंट है। जब दोनों चार्ज फिक्स थे तब थर्ड चार्ज का नेचर इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो क्या सिर्फ नेचर इम्पॉर्टेंट है? नहीं, मैग्नीट्यूड भी अब यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे देखो अब इस मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना होगा ना कि ये सी पे रखा हुआ जो चार्ज है, इस पे जो दो फोर्स लग रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तभी वो क्या होगा इक्विलिब्रियम में। फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या करना होगा बच्चों हमें? Q पे लगने वाले दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना होगा, यानी कि फोर्स ऑन C ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन C ड्यू टू A दोनों इक्वल होना चाहिए। आ जाओ इक्वेट करके देख लेते हैं बच्चों। फोर्स ऑन C ड्यू टू B क्या लिखोगे? K Q गैप x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्स ऑन C ड्यू टू A K Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन गैप x, तो x स्क्वायर। चलो ओके, हम यहाँ से देखें हम तो एक Q कैंसिल हो जाएगा, ये Q से कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, ये x²/4 हो जाएगा। तो जब तुम इसको इक्वेट करोगे तो देखो x² कैंसिल, 1/4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग Q इक्वल्स टू Q/4। मतलब जो थर्ड चार्ज होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए Q/4, और नेचर क्या होना चाहिए? Q के अपोजिट। यहाँ से हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, ध्यान रखना, यहाँ से हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। नेचर का हम लोग ऑलरेडी पहले पता कर चुके थे कि जो थर्ड चार्ज है उसका नेचर इसके क्या होना चाहिए? अपोजिट नेचर का होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा? अट्रैक्ट। अब बच्चा क्या करेगा? यहाँ तक लाएगा Q इक्वल्स टू Q/4, ऑप्शन में दिया हुआ है देखो प्लस Q/4, तुम टिक करके निकल जाओगे तो गलत, क्योंकि हम लोग पहले पता कर चुके हैं कि इसका जो नेचर होगा वो कैपिटल Q के अपोजिट होना चाहिए, यानी कि अपना जो आंसर होगा वो Q/4 ना हो के क्या होना चाहिए? माइनस Q/4। क्या होना चाहिए? माइनस Q/4। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग जब तीनों चार्ज फ्री रखे हुए होंगे, किसी को फिक्स नहीं किया गया होगा, तो जो तुम थर्ड चार्ज ला कर रखते हो उसके इक्विलिब्रियम के साथ साथ दोनों में से किसी एक के इक्विलिब्रियम को भी तुम्हें क्या करना होगा? चेक करना होगा। मतलब तीनों पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। जितने चार्जेस रखे हुए हैं इन तीनों पे हर एक पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए बच्चे? जीरो। तुम चाहो तो पॉइंट ए पे रखे हुए चार्ज को तुम करके देख सकते हो जीरो, यही सेम आंसर तुम्हें मिलेगा। टू क्यू का तो कोई एक ही वैल्यू हम रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर थर्ड चार्ज का नेचर के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो, तो एक ये था बच्चे, ये क्वेश्चन कई बार एकदम सेम ऑप्शन के साथ रिपीटेड है, सेम। तो प्रीवियस उठा के देखना, 1995, 1988 नीट के लिए, और मेंस में 2019, आईआईटी में 1987, शायद एक बार चेक कर लेना। तो चलो, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, है ना, जहाँ पे ऑसिलेशन वगैरह आएगा, एसएचएम आएगा। तो एसएचएम आएगा तो तुम्हें कुछ बातें हम बता दें बच्चों एसएचएम के लिए। एसएचएम वैसे क्लास में मैंने करवाया नहीं था तुम लोगों को, बट चूँकि तुम लोग 11th पढ़े हो तो एसएचएम का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो एसएचएम 3 टाइप के मोशन होते हैं, तुम सुने होगे, थोड़ा सा एक बार हम ब्रीफ कर देते हैं, है ना। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुतों को तो इन तीनों में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस यही नहीं पता होता है कि किस मोशन को हम सिर्फ पीरियोडिक कहेंगे या सिर्फ ऑसिलेटरी कहें या सिर्फ एसएचएम कहें, क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है ये हमें पता नहीं होता है। एसएचएम को एसएचएम क्यों कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्चुअली क्या मीनिंग है यही नहीं पता होता हमें। तो आ जाओ हम थोड़ा सा इसको समझाते हैं तुम्हें, है ना। ओके, देखो, पीरियोडिक मोशन का सिंपल मीनिंग है कि वैसा मोशन एक रिपीटेड मोशन होना चाहिए, मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल पे वो मोशन बार बार क्या हो रहा हो? रिपीट हो रहा हो। कैसे? लेकिन रिपीट हो रहा हो बट टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? रेगुलर, मतलब कांस्टेंट टाइम इंटरवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार मोशन 2 सेकंड में रिपीट हुआ, अगली बार 4 सेकंड में, फिर कभी 8 सेकंड में, ऐसा नहीं। यदि 2 सेकंड में रिपीटेशन हो रहा है तो हर एक 2 सेकंड में मोशन क्या होता रहना चाहिए? रिपीट हो रहना चाहिए। एग्जाम्पल पे तुम यदि चाहो तो मान लो कि एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड से।
यानी कि एक सर्कल कंप्लीट करने में जो सा टाइम लगेगा वो टाइम फिक्स हो गया है। यदि इस सर्कल का रेडियस r है, इस सर्कल का रेडियस r है, तो टाइम उसे कितना लगेगा इस सर्कल को कंप्लीट करने में? टोटल डिस्टेंस चलना है 2πr और किस स्पीड से? v स्पीड से। तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं इसको। तो हर एक इतने टाइम में वो सर्कल को क्या करता रहेगा? कंटिन्यूसली रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो ये मोशन कैसा हो गया? पीरियोडिक मोशन। मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, है ना। और उस रेगुलर टाइम इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ दैट पीरियोडिक मोशन। तो ये है अपना एक पीरियोडिक मोशन। बहुत ही सिंपल, ये सबको समझ में आता है कि भाई हाँ पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो रेगुलर टाइम इंटरवल पे मोशन को रिपीट करते जाओ, पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। और वो जो टाइम इंटरवल है जो फिक्स, वो कांस्टेंट टाइम इंटरवल जिस पे तुम अपने मोशन को रिपीट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक। तो भैया ऑसिलेटरी मोशन क्या हो गया? क्या कुछ अलग है ऑसिलेटरी मोशन? तो आज समझते हैं। एक हम डायग्राम बनाकर दिखाते हैं तुम्हें। ऑसिलेटरी मोशन तुम लोग देखे होगे, यदि सिस्टम पढ़े होगे तो, पेंडुलम का, है ना। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं पेंडुलम। जैसे मान लो एक पेंडुलम इस तरह से वर्टिकली पहले हैंग कर रहा था, ये ऐसे वर्टिकली हैंग कर रहा था। हमने इसको इस एंड पे ले गए, यहाँ छोड़ दिए, तो ये क्या होगा? ऐसे आएगा, फिर इस एंड पे जाएगा, फिर ऐसे लौटेगा, और ये कंटिन्यूसली इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। ये इस एंड से इस एंड के बीच ऐसे इसका कंटिन्यूस इस तरह से ऑसिलेशन चलता रहेगा, इस तरह से, है ना जी। अब इस मोशन को हम ऑसिलेशन कर रहे हैं, इस मोशन को हम क्या कर रहे हैं? ऑसिलेशन। तो क्या इसको पीरियोडिक नहीं कर सकते? सोचते हैं जरा, देखो। ऑफ कोर्स ये जो सिंपल पेंडुलम का जो ये मोशन है, इसको पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों कहेंगे पीरियोडिक मोशन भाई? तो पीरियोडिक मोशन का तो सिंपल मतलब है कि मोशन रिपीट होना चाहिए रेगुलर टाइम इंटरवल पे। हो रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। और यदि इसमें इसको टाइम सेम लग रहा है, जैसे आइडियल पेंडुलम, ये आइडियल पेंडुलम हो गया। रियल केस में हम इस तरह से हैंग कराओगे तो वो रिड्यूस होता है, धीरे 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 खत्म हो जाता है। बट आइडियल पेंडुलम है, मतलब ये कंटिन्यूसली इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। जैसे मान लो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकेंड है, तो हर एक 2 सेकेंड में गया, वापस आ गया, फिर गया, वापस आ गया, और हर बार इसको 2 सेकेंड ऐसा लगेगा। ठीक है, चलो ओके। तो अब इसको ऑसिलेटरी मोशन क्यों कह रहे हैं? तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? वो भी पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप है। जैसे पीरियोडिक मोशन जो होता है, तो कुछ ऐसे पीरियोडिक मोशन होते हैं जिसको हम ऑसिलेटरी कह सकते हैं। बट कैसे पीरियोडिक को ऑसिलेटरी कहोगे, किस पीरियोडिक को ऑसिलेटरी कहोगे, ये इंपॉर्टेंट है कि किस पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी कहा जा सकता है। तो वैसा पीरियोडिक मोशन जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, जिसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यदि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो, मतलब जा रहा हो, वापस लौट रहा हो, जा रहा हो, वापस सेम पाथ से ऐसे रिटर्न हो रहा हो। ये देखो इस सर्कुलर पाथ पे जो चल रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। हाँ ये देखो, ये इसका ये जो सेंटर पॉइंट हो गया, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब मत पूछना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है सर। भाई इक्विलिब्रियम 2 टाइप के होते हैं, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ना होता है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देख थोड़ा वो भी समझा ही देते हैं, आ जा समझ ही ले इसको। जैसे मान ले एक कप ऐसा रखा हुआ है, ठीक, इसमें एक बॉल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस बॉल को तू थोड़ा ऊपर ले जाकर, अभी इक्विलिब्रियम में तो है, इक्विलिब्रियम का मतलब तू समझता है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। तो कप में यहाँ नीचे रखा हुआ रहेगा तो क्या रहेगा? रेस्ट में रहता। कप है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ, तो वो क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में इसका मतलब नेट फोर्स पे क्या है बच्चे? 0 है। अब हम बॉल को थोड़ा सा ऊपर ले गए और यहाँ से बॉल को क्या कर दिए? रिलीज कर दिए। क्या कर दिए? बॉल को यहाँ से हम रिलीज कर दिए। तो यदि तू बॉल को रिलीज कर देगा तो बता बॉल किधर जाएगा? बॉल वापस से अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। इधर लाकर रिलीज कर, वापस से किधर जाएगा? इक्विलिब्रियम। अब सुन, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं किसको है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वैसा इक्विलिब्रियम होता है जहाँ से यदि तुम पार्टिकल को क्या करेगा? स्लाइटली डिस्प्लेस कर, उसके इक्विलिब्रियम से क्या कर दे? स्लाइटली डिस्प्लेस कर और उसको रिलीज कर दे। स्टेबल हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम तो होना चाहिए पहले। इक्विलिब्रियम का मतलब उस पॉइंट पे नेट फोर्स बॉडी पे क्या होना चाहिए? 0, मतलब वो आराम से रेस्ट में हो उस पॉइंट पे, तभी उसको क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम।
तो इक्विलिब्रियम हो गया, अब वो स्टेबल है कि अनस्टेबल ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उस इक्विलिब्रियम से उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर और रिलीज कर दे वहाँ से, ठीक है। इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा हटा और रिलीज कर। यदि रिलीज करने के बाद वो वापस अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट उसे बड़ा पसंद है, मतलब वहाँ पे वो स्टेबिलिटी फील कर रहा था। तो जब हम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करके यदि रिलीज करते हैं और वापस से वो अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है, दैट मीन कि वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था वो कैसा था, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन था। तो जैसे यहाँ पे देखो ये पोजीशन इसका कैसा हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। इसी कप को अब उल्टा कर दे ऐसे, ठीक, और यहाँ पे अब इस बॉल को रख दे, अभी भी बॉल रेस्ट में ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये भी इक्विलिब्रियम ही है, बट अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर अपने इक्विलिब्रियम से और छोड़ दे। जैसे ही तू छोड़ेगा इधर, इसको जैसे छोड़ोगे इधर, रिलीज करते ही ये अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम मूव करना शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम उसे कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वो अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर रहा था। इसीलिए इस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बार पावर एनर्जी में हम लोग पढ़ते हैं, खैर इसका बहुत, खैर यहाँ छोड़ो, अब आ जाओ वापस से यहाँ पर। तो पेंडुलम जो ये तुम देख रहे हो, जो इसका वर्टिकल पोजीशन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, तुम देख पेंडुलम को थोड़ा ऊपर ले जाकर छोड़, ये वापस किधर आना चाहेगा, अपने इक्विलिब्रियम की तरफ। इधर ले जाकर छोड़ किधर आना चाहेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ। इसका मतलब है कि पेंडुलम जब अपने इस पोजीशन पे था, वर्टिकल पोजीशन पे, वो कैसा पोजीशन है इसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो ऑसिलेशन होता है बच्चे, टू एंड फ्रो मोशन जो तुम देख रहे होते हो, वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के अराउंड हो रहा होता है। तो पीरियोडिक मोशन में हमने एक कंडीशन लगा दिया कि पीरियोडिक मोशन तो होगा, बट वो वैसा पीरियोडिक मोशन होना चाहिए जो टू एंड फ्रो, मतलब वैसा पीरियोडिक मोशन जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन में होगा, उसको क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आया क्या डिफरेंस है पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन में। ऑसिलेटरी मोशन भी एक पीरियोडिक ही मोशन है, बट एक डिफरेंट टाइप। पीरियोडिक मोशन वैसा पीरियोडिक मोशन जिसमें कि पार्टिकल टू एंड फ्रो करता हो, किसके अबाउट, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट। तो क्या इस पेंडुलम के मोशन को हम पीरियोडिक कह सकते हैं, बिल्कुल, इसको पीरियोडिक भी कहेंगे, ऑसिलेटरी भी कहेंगे। क्या इस सर्कुलर मोशन को पीरियोडिक कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे। क्या इसको ऑसिलेटरी कहेंगे, नहीं, इसको ऑसिलेटरी नहीं कहेंगे, इसको ऑसिलेटरी नहीं कहेंगे। इसका क्या मतलब है कि हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता है, वैसा पीरियोडिक मोशन ही ऑसिलेटरी होगा जिसमें टू एंड फ्रो हो रहा हो। क्लियर है। क्या हर एक ऑसिलेटरी को पीरियोडिक कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि ऑसिलेटरी तो पीरियोडिक का ही एक टाइप है ना। तो हर ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक कह सकते हैं, बट हर पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी नहीं कहेंगे। सिर्फ वैसे पीरियोडिक को ऑसिलेटरी कहेंगे जो पीरियोडिक टू एंड फ्रो कर रहा हो। क्लियर हुआ, एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आया पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन में। तो यहाँ तक हम लोग पीरियोडिक से ऑसिलेटरी पे पहुँचे। अब भाई ये एसएचएम क्या है, भाई एसएचएम क्या है, एसएचएम क्या है, पीरियोडिक ऑसिलेटरी तो समझ में आ गया, ये एसएचएम क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नाम दिया गया, तो देख, जब हम पीरियोडिक मोशन में एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा दिए, क्या कंडीशन, कि वो टू एंड फ्रो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के अबाउट, तो वो बन जाता है ऑसिलेटरी। अब ऑसिलेटरी में तू एक और कंडीशन लगा देगा तो वो बन जाता है एसएचएम। समझ में आ रहा है, हम कन्फाइन करते जा रहे हैं चीज़ों को। पीरियोडिक मोशन में थोड़ा सा कुछ कंडीशन लगा दिए, ऑसिलेटरी बन गया। पीरियोडिक मोशन एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ क्या बन जाता है, ऑसिलेटरी। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऑसिलेटरी मोशन में एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा दो, वो बन जाता है एसएचएम। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, आज समझते हैं उसको। तो देख, टू एंड फ्रो मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं, समझना इस बात को ध्यान से थोड़ा। जैसे मान ले ये है x = 0 ऑरिजिन, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब पार्टिकल पे एक फोर्स अप्लाई किए हैं हम, ये तो दिख रहा होगा, ये वीडियो तो यहाँ तक नहीं आ रहा होगा, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल है जिस पे फोर्स अप्लाई किया गया है -kx⁴ n,
एक पार्टिकल है जिसपे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, माइनस के एक्स टू द पावर एन। घबराना नहीं देख कि बाप कैसा फोर्स है भाई। के इसमें कांस्टेंट टर्म है बच्चे, एन इंटीजर है, प्लस माइनस मतलब +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब नहीं सॉरी पॉजिटिव, माइनस नहीं, सॉरी सॉरी पॉजिटिव, मतलब एन जो है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक। के क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है भाई, और कुछ भी नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब हमें ये देखना था कि जब ये फोर्स किसी पार्टिकल पे एक्ट होता है तो उसका मोशन होता कैसा होगा, है ना। कोई पार्टिकल है जिस पे एफ इक्वल्स टू माइनस, जैसे एक एग्जांपल ही ले, ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा हो तो कोई बात नहीं है। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर तो 3 ले सकता है, तू चाहे तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर 2 ले सकता है, तू चाहे तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर 1 ले सकता है। अरे के इसमें कुछ भी हो सकता है यार, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, के एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इस टाइप के जब फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट होते होंगे तो बॉडी का मूवमेंट कैसा होता होगा, ये सोचने वाली बात है, तो ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या हुई, एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक। पार्टिकल पे सिर्फ एक यही फोर्स लग रहा होगा, तो सोचते हैं ज़रा कैसा मोशन होगा। तो सोच, यदि इस सारे फोर्सेज में एक्स का वैल्यू तो 0 पुट कर दे तो फोर्स क्या आ जाएगा, 0। एक्स 0 पुट करते फोर्स क्या आ जाएगा, 0। मतलब x इक्वल्स टू 0 जो होगा, ऑरिजिन जो है ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कैसा पोजीशन है बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कैसा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब यहाँ पे 2 केसेस में हम चेक करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पहला केस, यदि हम n को इवन लेते हैं, n को क्या लेते हैं बच्चे, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब हो गया x पे पावर 2 4 6 8 10 कुछ भी, ठीक है। थोड़ा सा SHM आ गया है तो अब इसको डील करना ज़रूरी है, बिना डील किए यदि क्वेश्चन बताएंगे SHM का तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा सकता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तो n यदि इवन नंबर होता है तो इसका मतलब x टू पावर 2 x टू पावर 4 है ना। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक n इवन का कोई भी, जैसे यहीं पे है f इक्वल्स टू माइनस के x टू द पावर 2, यही एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये फोर्स बॉडी पर लग रहा है, ठीक है, इसमें भी n क्या है, इवन है। अब जरा इस मोशन को एनालाइज किया जाए, कैसे एनालाइज किया जाए। तो जब ये पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे होगा तो उस टाइम पे फोर्स इस पर क्या लगेगा, 0। मतलब ये पार्टिकल क्या रहेगा बच्चों, रेस्ट में। अब इधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और इस साइड है बच्चों नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक। अब सोचो, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल, कैसे पता चलेगा। इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करो, जैसे मान लो हम पार्टिकल को यहाँ लेकर आ गए, थोड़ा कलर चेंज किया जाए, मान लो हम पार्टिकल को यहाँ लेकर आ गए, तो हम किधर लेकर आए बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नाम। अब बताओ इस टाइम पे पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, देखते हैं जरा। एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे पॉजिटिव है, पुट कर दो एक्स का कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू, कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो पॉजिटिव पॉजिटिव इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव। मतलब ये इस डायरेक्शन में निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट होगा। किधर एक्ट होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इसका मतलब है कि पार्टिकल को जब तुम ऑरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग कहीं ले जाकर रखोगे तो पार्टिकल पे फोर्स किधर एक्ट होना शुरू हो गया, टूवर्ड्स ऑरिजिन। अच्छी बात है, टूवर्ड्स ऑरिजिन जा रहा है मतलब वही अपने वापस से अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है भाई। चलो एक बार इस साइड भी चेक कर लेते हैं, दोनों साइड चेक करना होगा ना। आ जाओ जरा इस साइड चेक करते हैं। इस साइड जब तुम चेक करना चाहोगे तो आ जाओ, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होना चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट टू निगेटिव पुट कर दे, निगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू के भी पॉजिटिव, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से फोर्स क्या है, निगेटिव। अब बता फोर्स निगेटिव है तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना। अब इसको तू इक्विलिब्रियम की तरफ मत कर देना, क्योंकि यहाँ से इक्विलिब्रियम की तरफ ये जो डायरेक्शन होगा वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, बट यहाँ पे फोर्स आ रहा है निगेटिव, मतलब डायरेक्शन इधर ये। अब देख ये जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है इस पार्टिकल पे, वो इसको किधर लेकर जा रहा है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम लेकर जा रहा है। तो क्या ये स्टेबल हुआ, नहीं, ये कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो f इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू दी पावर कोई भी इवन नंबर तुम ले लो 2, 4, 6, 8, इन सारे केसेस में जो बॉडी का मोशन होगा वो समझ लो कि पीरियोडिक या ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल। तुम जैसे ही इस साइड ऑरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग कहीं भी लाके पार्टिकल को रखोगे, पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं लौटेगा, वो चला जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये कैसा हो गया इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। तो यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्या बताया समझ में? इसमें कि तो कंफ्यूज नहीं होना। एफ निगेटिव, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन किसको माने हो तुम, इधर एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव। तो जहाँ जहाँ एफ निगेटिव आ रहा है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे देखो जब हम लोग इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखे तो ठीक है, नेगेटिव आया फोर्स तो चलो अच्छी बात है, ऑरिजिन की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन फिर जब हम लोग यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस पे कहीं रखते हैं तो भी फोर्स निगेटिव आ गया तो वो कहाँ लेकर चला जाएगा, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। और अवे फ्रॉम ऑरिजिन चला गया तो ऑसिलेटरी मोशन तो नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, अब सेकंड जो हमें चेक करना है वो क्या चेक करना है, यदि n हम कोई क्या ले लें, ऑड नंबर। कौन सा ले लें, ऑड नंबर, यानी कि f इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर 1 ले लो या 3 ले लो, कोई भी ले लो। तो उस केस में आ जाओ जरा चेक करके देखते हैं। ये है अपना x इक्वल्स टू 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये है निगेटिव एक्स एक्सिस। अब मान लो कहीं यहाँ ला कर रखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रखोगे x पॉजिटिव के पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, f क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये इधर लेकर जाएगा इसको, नेगेटिव एक्स एक्सिस लाओ तो इक्विलिब्रियम की तरफ आया, ठीक है, अच्छी बात है। अब निगेटिव कोऑर्डिनेट पे लेकर जाओ तो यहाँ पे x क्या है बच्चों, x है नेगेटिव, नेगेटिव के पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्स क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इस डायरेक्शन में। हाँ अब देखो, जब तुम इधर रख रहे हो तो ये भी वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर जा रहा है, जब यहाँ लाकर छोड़ रहे हो तो भी वापस किधर लेकर जाना चाह रहा है, इक्विलिब्रियम की तरफ। यानी ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि f इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू दी पावर n में n यदि कोई ऑड नंबर रहेगा तब जो पार्टिकल का मोशन होगा वो मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। क्योंकि इसी केस में तुम इक्विलिब्रियम के किसी भी साइड ले जाकर रखो, वापस किधर आना चाहता है वो, इक्विलिब्रियम की तरफ। बात है समझ में? ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब एसएचएम कैसे आया, कौन सा मोशन एसएचएम कहलाएगा? तो ठीक है, इस एन इवन वाले पोर्शन को तो हटा ही दो, ये हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ऑसिलेटरी हो ही नहीं रहा। एन ऑड में ऑसिलेशन चलेगा, तो f इक्वल्स टू माइनस के, थोड़ा सा हम हटा रहे हैं बच्चों इसको, इन सब चीज़ों को हटाओ, सब अपने हिसाब से जो भी समझ में आए लिख लेना, तुम्हें जितना हेल्प महसूस हो। अब देखो f इक्वल्स टू माइनस के एक्स या माइनस के एक्स क्यूब या माइनस के एक्स टू द पावर 5 या माइनस के एक्स टू द पावर 7, ये सब कैसे मोशन है बच्चों, ये सब ऑसिलेटरी मोशन है। कैसा मोशन है, ये सब ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि इसमें सब में क्या होगा, एन ऑड है तो सब में इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन होगा। तो सारे के सारे मोशन कैसे हैं, ऑसिलेटरी। सारे के सारे मोशन कैसे हैं बच्चों, ऑसिलेटरी। बट इसमें जो एक मोशन है कौन सा, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इसको माना जाता है एसएचएम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वैसा ऑसिलेटरी मोशन है ना इसमें, जिसमें कि x पे पावर क्या है बच्चों, 1, इसको कहा गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों कहा गया, क्योंकि जब हमें फोर्स एज ए, यहाँ पे क्या है, फोर्स का x के साथ रिलेशन है, तो फोर्स को का x के साथ रिलेशन आ गया, तो यदि हमें एक्सेलरेशन निकालना हो इस पार्टिकल का तो क्या लिखेंगे बच्चों, फोर्स बाय मास। तो हो जाएगा ये माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो ए और एक्स में एक रिलेशन आ गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन और एक्स में रिलेशन आ गया, ठीक है। नए पेज पे चले क्या, चलो। तो ए और एक्स में एक रिलेशन आया, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ए और एक्स में एक रिलेशन, ये कॉन्स्टेंट टर्म आ गया। तो इसी तरह से जब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन इसका निकाला जाएगा, कैसे निकालेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन वगैरह, तो जैसे v को, तो a को क्या लिख सकते हो तुम, v dv बाई डी एक्स
इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, है ना, यहाँ से इंटीग्रेट करके वी और एक्स में आएगा, फिर वी को डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे तो एक्स और टी में आएगा, ऐसे जब ऐसा हम लोग करते हैं। तो जो भी रिलेशन आगे निकाला गया इसके हेल्प से, तो वो कुछ ऐसा आ रहा था, देखो एक्स इक्वल्स टू आ रहा था ए साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग कह सकते हो फाइन हो। उसी तरह से वी वगैरह आ रहा था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी समथिंग। तो जितने भी फंक्शन आ रहे थे सब साइन और कॉस का फंक्शन, किसका आ रहा है बच्चों, साइन और कॉस। और साइन और कॉस जो होते हैं हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं हार्मोनिक फंक्शन, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू ऐसे रिपीटेड होता है। क्या होता है, देखो ये सारे वैल्यूज़ क्या है, रिपीटेड है, रिपीटेड है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद या एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होता है, वैल्यू रिपीटेड होता है। तो ये एक हार्मोनिक फंक्शन, साइन कॉस फंक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, हार्मोनिक फंक्शन होता है जिसका कि सारे वैल्यूज़ जो होते हैं डिफाइंड होते हैं। तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसा हार्मोनिक फंक्शन जो आ रहा था ये तभी आ रहा था जब हम f इक्वल्स टू माइनस के एक्स इस मोशन को कंसिडर कर रहे थे। और बाकी f इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर इन सब को जब तुम आगे इंटीग्रेट करके x वगैरह निकालोगे तो वो साइन कॉस का फंक्शन नहीं आता है। तो हमें हार्मोनिक मोशन ही पढ़ना था, तो हमने f इक्वल्स टू माइनस के एक्स को सेलेक्ट किया एंड उस मोशन को आगे जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हार्मोनिक फंक्शन आया, तो उसको एक नाम दे दिया गया क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये था कुछ बच्चे इस चैप्टर का स्टार्टिंग का पोर्शन होता है जो कि समझना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है, क्यों इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, आगे क्या पढ़ना है इसमें। अब यहाँ के बाद जब इतना फील आता है तब इस चैप्टर को आगे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। और यदि ये फील नहीं आया तो चैप्टर भाई हालत ख़राब कर देगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से चलो एक हमने तुम्हें, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम यूज़ करने वाले होंगे आगे इक्वेशन a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। जैसे देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू माइनस के बाई एम आया ना x, तो हम इस के बाई एम को एक कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। आगे जाके पता चलता है कि ओमेगा जो है वो कुछ और नहीं फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें इक्वेशन अभी हम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में अभी नहीं बता सकते क्योंकि भाई डेरिवेशन वगैरह करना होगा, तो अभी टाइम इतना नहीं है। तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जिसमें ओमेगा क्या है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, और टाइम पीरियड और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है बच्चों। तो ये दो इक्वेशन अभी हम लोग यूज़ करेंगे, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी ख़त्म करो, आ जाओ अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैट पे होगा। क्या जी, क्या क्लियर हुआ पूरा कि पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और एसएचएम। पीरियोडिक में एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा दिए, क्या कंडीशन लगा दिए, टू एंड फ्रो अबाउट इक्विलिब्रियम, तो बन गया क्या वो ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी में एक कंडीशन लगा दिए कि टू एंड फ्रो हो बट एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, मतलब फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। ये वेक्टर टर्म हो गया, एफ इक्वल्स टू ऐसे हो गया माइनस के वेक्टर एक्स। एक्स क्या है, तो वो ऑरिजिन जो इक्विलिब्रियम था उससे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो एफ जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के तो कांस्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो इक्विलिब्रियम से जब वो अवे जाएगा तो फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ एक्ट हो रहा होगा, मतलब उसको वापस लाना चाहेगा। बात आ समझ। तो इस मोशन को कहा गया क्या, इस मोशन को नाम दिया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर 3, 5 सब क्या है, ऑसिलेटरी है, बट ऑसिलेटरी का एक बस एक पोर्शन, कौन सा पोर्शन, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इसको माना गया सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा गया। तो देख रहा है, पीरियोडिक में एक कंडीशन लगा दो ऑसिलेटरी बन जाएगा, ऑसिलेटरी में एक कंडीशन लगा दो, मतलब कंडीशन मतलब क्या, उसको कन्फाइन कर दो, है ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, एसएचएम। यानी कि हर एसएचएम को ऑसिलेटरी कह सकते हैं, लेकिन हर ऑसिलेटरी को एसएचएम नहीं कह सकते हैं। जैसे एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर 3, ये ऑसिलेटरी है बट एसएचएम नहीं है। बात है समझ में। तो हर एसएचएम को ऑसिलेटरी कह सकते हैं बट हर ऑसिलेटरी को एसएचएम नहीं कह सकते हैं। ठीक, जैसे क्या हर एसएचएम को पीरियोडिक मोशन कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, लेकिन हर पीरियोडिक को एसएचएम कहेंगे, नहीं कहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। खैर चलो अब वापस आ जाओ यार अपने इलेक्ट्रोस्टैट पे।
वापस से लौटिए अपने इलेक्ट्रोस्टैट। चल देख यहाँ पे वापस से आ जा। 2 पॉइंट चार्ज है, वैसा ही कुछ Q और Q, इन दोनों को फिक्स्ड रखना है बच्चों। अब वापस से फिक्स्ड वाले पोर्शन पे आ जाओ, फ्री वाला कहानी ख़त्म है ना। इन दोनों को कैसे रखना है? फिक्स्ड रखना है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मिलेगा? तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, एकदम सेंटर पे मिलेगा, है ना। चलो यहाँ सेंटर पे मिलेगा। अब जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस था उसको हम 2a कह देते हैं। 2a आसान हो जाएगा क्योंकि फिर हम लोग ये हाफ डिस्टेंस को a मान लेंगे, है ना। a मानोगे तो इसको a/2 मानना होगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे हमने एक स्मॉल q चार्ज ला कर रख दिया, ओबियसली इक्विलिब्रियम में रहेगा। दोनों चार्ज फिक्स्ड है, सेम नेचर का, तो बीच में ही ला के रखना होगा, और चूंकि मैग्नीट्यूड सेम था तो एग्जैक्टली सेंटर पे रखना होगा। तो क्या मिलेगा हमें? इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, Q इक्विलिब्रियम में है। अब चेक करना है कि क्या ये Q स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम तो है बट स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही तुम्हें मिलेगा कि बताओ जो थर्ड चार्ज है स्मॉल q, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कैसे पता चलेगा? देखते हैं कैसे पता चलेगा, आ जाओ। ओके, तो इक्विलिब्रियम चेक करने का अभी हमने तुम्हें तरीका बताया कि उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो। कहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे? उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से। एक सेकेंड बच्चे, हाँ चलो देखो। तो क्या था? अब इक्विलिब्रियम है, तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में तो है, स्टेबल है या अनस्टेबल, ये चेक करना होगा। तो अब उसके लिए हमें ये सोचना होगा कि ये थर्ड चार्ज जो है वो कैसा नेचर का है। जैसे मान लो कि ये दोनों पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। तो चलो इसको भी हम ले लेते हैं पहले पॉजिटिव नेचर का। कैसा नेचर का ले लेते हैं बच्चों? पॉजिटिव नेचर का, ठीक है। अब चेक कैसे करते हैं? तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। तो चलो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके मान लो हम यहाँ लेकर आ गए, इस पॉइंट पे हमने इसको x ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, है ना। क्या करना होता है बच्चों चेक करने के लिए? इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस करके उससे क्या करो? रिलीज करो। रिलीज करने के बाद वापस यदि इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम कैसा था? स्टेबल इक्विलिब्रियम था। कैसा इक्विलिब्रियम था? स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब जैसे ये A हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों? B, A और B। एक सेकेंड, ठीक है। तो चलो स्लाइटली डिस्प्लेस किए बच्चों, अब यहाँ से रिलीज करते हैं। ओके, रिलीज करोगे तो देखो इस पर 2 फोर्स एक्ट होगा। एक B पे रखा हुआ पॉइंट चार्ज लगाएगा और एक A पे। तो B चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसको इधर ऐसे रिपेल करेगा। हम थोड़ा इधर बना देते हैं फोर्स का डायरेक्शन, या ऐसे इधर, ठीक है। और A इसको इस साइड रिपेल करेगा तो A इस साइड ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो रिपेल ही करेगा, ठीक है। तो जब हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके इस पॉइंट पे रिलीज करेंगे तो इस पॉइंट पे जैसे मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ से जैसे ही रिलीज करोगे तो रिलीज करते ही इस स्मॉल q पे 2 फोर्स एक्ट होगा, एक ड्यू टू B और एक ड्यू टू A। दोनों का डायरेक्शन हमने तुम्हें दिखा दिया। अब ये टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम जाएगा या अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, वो डिपेंड करता है कि FA और FB में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, FB और FA में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो तू ध्यान से देख यदि तो बच्चे FB और FA की बात करें तो x इधर लेकर चले गए तो इस P पॉइंट पे Q और इस B के बीच का ये जो गैप होगा बच्चे, ये गैप अब कितना बचा है? ये बचा है A माइनस एक्स, और A से जो ये गैप है ये कितना हो जाएगा? A प्लस एक्स। कितना हो जाएगा? A प्लस एक्स। तो यदि हम FA लिखते हैं मैग्नीट्यूड तो K Q इंटू Q, और गैप कितना है? तो x प्लस A का होल स्क्वायर। यदि हम FB की बात करें तो K Q इंटू Q और x माइनस A का होल स्क्वायर। तुम खुद ही देख के बता दो A और B में कौन स्ट्रॉन्गर है। ऑब्वियस सी बात है B ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, x माइनस A है तो ये छोटा है तो B ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब है कि FB इज़ ग्रेटर दैन FA, यानी कि बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट होगा ये नेट फोर्स की तरह एक्ट होगा बच्चों। तो नेट फोर्स इस पे एक्ट होगा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये वापस से किधर लेकर जाना चाह रहा है इसको?
टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कैसा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात आया समझ में? ओके, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया तुम्हें। अब यही तुम चाहो तो लेफ्ट साइड भी तुम डिस्प्लेस करके देखना, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये इक्विलिब्रियम कैसा हो गया बच्चों, ये इक्विलिब्रियम हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहीं पे तू सोच एक बार, जरा तू ट्राई करके ये देख कि यदि ये जो थर्ड चार्ज यदि निगेटिव होता, मतलब इन दोनों के अपोजिट नेचर का होता, तब कैसा इक्विलिब्रियम होता, सोचते हैं। तो यदि ये थर्ड चार्ज नेगेटिव होता, पी पॉइंट पे तुम ला के रखते तो निगेटिव होता, तो बी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, और चूंकि बी से इसका दूरी कम था तो बी क्या हो जाता, स्ट्रॉन्गर हो जाता। तो बी स्ट्रॉन्गर हो जाता तो वो क्या कर लेता, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, मतलब इस पॉइंट चार्ज का मूवमेंट अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम हो जाता। तो कैसा हो जाता इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम हो जाता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि ये 3 पॉइंट चार्ज के सिस्टम में थर्ड चार्ज यदि इन दोनों के सेम नेचर का हुआ, तब जाके इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल। यदि इन दोनों के अपोजिट नेचर का हो गया तो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लेना। यदि ऑसिलेशन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो रहा हो, देखो यहाँ पर जो ऑसिलेशन हो रहा है, यहाँ जो ऑसिलेशन हो रहा है वो ऑसिलेशन कैसे हो रहा है बच्चों, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, जब इस लाइन के लॉन्ग ऑसिलेशन, अभी हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग ऑसिलेशन भी होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कौन सा ऑसिलेशन है। तो यदि अलोंग द लाइन ऑसिलेशन की बात हम कर रहे हैं तो उसमें जो तीनों चार्ज होने चाहिए वो सेम नेचर के होने चाहिए, तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यदि थर्ड चार्ज इन दोनों के अपोजिट नेचर का हो गया तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये पॉइंट एकदम दिमाग में फिट कर लो और इसको लिख लो। अब जैसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है बच्चे, जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है तो ऑसिलेशन होता है, और ऑसिलेशन होता है तो हमसे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अब आ जाओ, आते हैं कैलकुलेशन पे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का कैलकुलेशन चलेगा तो उसके लिए जो प्रोसेस है, जो कि एसएचएम में पढ़ते हैं बच्चे। अब जिसको एसएचएम याद है थोड़ा बहुत, नहीं भी याद है तो ध्यान से सुन लो इस बात को, कभी एसएचएम पढ़ोगे तो समझ में आएगा चीज़ें। तो उसके लिए हमें नेट फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ कैलकुलेट करना होता है। तो इक्विलिब्रियम की तरफ नेट फोर्स कितना हो रहा है भाई, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो एफ बी माइनस एफ ए है ना नेट फोर्स। चलो तो एफ बी माइनस एफ ए कर दो, तो के क्यू, क्यू तो कॉमन ही ले लो, दोनों में है, 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो के क्यू इंटू क्यू, यहाँ आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, है ना। चलो ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम हो गया है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। नीट वाले बच्चे फिर भी समझने की कोशिश करो, तो ये भी पता होना चाहिए ये सब। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चे। तो एफ नेट इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इतना लिख लेना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4a इंटू एक्स, 2x प्लस 2x ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया तुम्हारा नेट फोर्स। अब यहाँ पर तुम जब क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा
कि पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज किया गया। स्लाइटली का मतलब ये कह रहा है वो कि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, ऐसा वो लेकर चल रहा है। क्यों लेकर चल रहा है, पहले रिजल्ट आने दो, फिर हम तुम्हें वापस उस चीज़ को समझाएंगे। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है कि इफ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड देन रिलीज, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स का वैल्यू ए से बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर पर स्क्वायर ए पे पावर 4, ए ऊपर है तो कट जाएगा, नीचे ए क्यूब बचेगा, है ना। तो आएगा फाइनली के क्यू नीचे आ जाएगा ए क्यूब, और यहाँ 4x, तो 4 चलो इस साइड हम ले लेते हैं, और ये आ गया x। ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, के क्यू ए सब कांस्टेंट है, एफ नेट। तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला फोर्स का, ठीक है। यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो देखो x इधर नेट फोर्स, उसके जस्ट अपोजिट, तो हम वेक्टर टर्म में यदि इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको, एफ नेट इक्वल्स टू माइनस 4k क्यू अपॉन ए क्यू इंटू एक्स। तो ये आ गया नेट फोर्स, बताते हैं, घबराना नहीं। अब देखो ये f इक्वल्स टू माइनस के एक्स इस फॉर्मेट पे आ गया, और ये कौन सा फॉर्मेट था, SHM वाला फॉर्मेट, याद आ रहा है। f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये किसका फॉर्मेट था, SHM। ऐसे ही मोशन को जिसमें फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ऐसा ही रिलेशन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। जिस मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ ऐसा रिलेशन होता है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, SHM। तो यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें क्या करना होता है, इसका एक्सेलेरेशन निकाल लो। चलो एक्सेलेरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स बाय मास। तो यहाँ मास से डिवाइड करोगे तो माइनस 4k क्यू अपॉन m इंटू ए क्यू इंटू एक्स। और अपना जो SHM में एक्सेलेरेशन होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्या होता है बच्चों, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इससे इसको कंपेयर करना होता है। SHM में टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का यही बेसिक प्रोसेस है बच्चे। नेट फोर्स पार्टिकल का कैलकुलेट करो, और उस नेट फोर्स को x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी वो SHM कहलाएगा। यदि वो आ गया तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लो फोर्स बाय मास करके, और एक्सेलरेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और इस फॉर्मेट में जब तुम देखोगे तो माइनस और x को छोड़ के जो भी टर्म बचता है वो सब को हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, और यहाँ से हम इस तरह से ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। तो ओमेगा आ जाता है बच्चे √4k क्यू अपॉन m ए क्यू। ये आ गया ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा तुम्हें यदि मिल गया तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर ये x वेरी वेरी लेस देन a लेने का क्या मतलब था। यदि तुम नहीं लेते हो, ठीक है, मान लो मेरा मन नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, क्यों लेंगे भाई, ठीक है नहीं लो। तो यदि तुम x वेरी वेरी लेस देन a नहीं लेते हो तो यहाँ f और x में कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। देखो x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a, तो ये जो रिलेशन है यहाँ पर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के नहीं है। इस केस में f डायरेक्टली, क्योंकि x यहाँ के साथ साथ नीचे भी है, तो इस रिलेशन को हम f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो तुम्हें दिख रहा है ये SHM नहीं है, ये SHM नहीं है। तो ये कैसा मोशन है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये SHM नहीं है। तो इसको SHM बनाने के लिए ये कंडीशन लगाना पड़ा। यदि तुम x वेरी वेरी लेस देन, जैसे ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे यदि चार्ज पार्टिकल को एकदम स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करो, तब जो ऑसिलेशन होगा उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। लेकिन यदि तुम बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करके रिलीज किए तो भी ऑसिलेट करेगा ये, बट इस मोशन को हम SHM नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ये SHM तभी करेगा कब, जब इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे, और तभी जाकर ये टाइम पीरियड का जो तुम वैल्यू निकाले हो ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये टाइम पीरियड वैलिड नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरह से बच्चे हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। इसमें थोड़ा बहुत कठिनाई महसूस हो रहा होगा नीट के बच्चों को, खास करके यहाँ पे दो प्रॉब्लम आता है, मैथमेटिक्स और दूसरी बात तो SHM तो अपने आप में पहाड़ लगता है बच्चों को। SHM वेव है ना,
ऑसिलेशन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। बट जो तुम्हें हम स्टार्टिंग में पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम में जो डिफरेंस बताए होंगे कुछ क्लियर हुआ होगा, यहाँ से कुछ दिखा होगा। उसी तरह से जब एसएचएम तुम लोग को पढ़ाया जाएगा तो भी तुम देखोगे बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही आसान है चीज़ों को समझना, उसमें कुछ वैसा टफ नहीं है। हाँ, बस सही ढंग से उसको बताया जाए। ओके, तो चलो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिए बच्चों, है ना। ज़्यादा सर में दर्द नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को दोबारा खुद से फिर से बनाना है, ठीक है। इसमें हम तुम्हें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं जो तुम खुद से करोगे, और वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कुछ ऐसा बच्चे कि यहाँ पर हम लोग अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग करा रहे थे ऑसिलेशन। अब यदि ऑसिलेशन कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में करा दिया जाए, जैसे देखो, अरे यार दो चार्ज पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और इसके सेंटर पे मान लो एक थर्ड चार्ज पार्टिकल हम रख देते हैं सेंटर पे, एग्जैक्टली सेम सब कुछ, ठीक। ये पूरा का पूरा गैप को 2a मान लो, इजी होता है थोड़ा, और इसको a हो जाएगा, ठीक है। अब जो ऑसिलेशन कराना है बच्चे हमें, वो इस लाइन के अलॉन्ग, है ना, इस लाइन के अलॉन्ग, मतलब ये जो हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। प्रीवियस केस में ऑसिलेशन कैसे करा रहे थे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अब ऑसिलेशन ऐसे कराना है, परपेंडिकुलर, मतलब इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, यहाँ पर ले कर आना है, ठीक, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऐसे डिस्प्लेस किए x, और अब यहाँ से क्या कर देना है बच्चों, रिलीज, चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किए यहाँ से, और अब इसको रिलीज कर देना है, ठीक है। ये क्यू पहले यहाँ रखा हुआ था इस जगह पर, यहाँ से ऊपर ले जाकर रिलीज कर दिया। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऑसिलेशन कब करेगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन, है ना, कुछ इस लाइन को लॉन्ग ऐसे, तो ये थोड़ा फिर नीचे आएगा x, मतलब अप डाउन ऐसे ऐसे करता रहेगा ऑसिलेशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब इसके लिए इस क्यू का नेचर कैसा होना चाहिए, क्या सेम नेचर का होना चाहिए। अब सोचो यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा या अट्रैक्टिव फोर्स, तो कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़े थे कि वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्ज, जैसे इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दो और इस पॉइंट चार्ज को इससे एक लाइन से ज्वाइन कर दो, तो यदि ये क्यू पॉजिटिव हुआ, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी, मतलब तीनों सेम नेचर का हो गया, तब तो इस क्यू को एक इधर ऐसे रिपेल करेगा और ये इधर ऐसे रिपेल करेगा। अब सोचो इन दोनों फोर्स का नेट रिजल्टेंट किधर हो जाएगा बच्चे, ऊपर ऐसे। तो सोचो यदि Q इन दोनों के सेम नेचर का हो गया, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये स्मॉल q भी यदि पॉजिटिव हो गया तो इसको दोनों मिलकर रिपेल करेगा, और रिपेल करके कहाँ फेंक दे रहा, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है ऐसे, या उसे पुश कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा है या अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम जा रहा है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम जा रहा है। और यदि ये अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम जा रहा है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात है समझ में? हाँ, तो यदि परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑसिलेशन कराना हो तो थर्ड चार्ज को इन दोनों के सेम नेचर का नहीं होना चाहिए, अपोजिट नेचर। देखिए यदि ये नेगेटिव होता तो Q इसको इधर अट्रैक्ट करता, ऐसे अट्रैक्ट करता, और ये Q भी इसको ऐसे अट्रैक्ट करता, और ये वापस से किधर आना चाहता, इधर अपने इक्विलिब्रियम की तरफ। समझ में आया? तो जैसे प्रीवियस केस में हम देखे थे कि यदि तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम रखना और इक्विलिब्रियम स्टेबल करना है तो तीसरा चार्ज सेम नेचर का होना चाहिए था। कब? जब अलोंग द लाइन ऑसिलेशन हो रहा है। अब इस बात को एकदम लिख लो, अच्छे से समझ लो
कि अलोंग द लाइन ऑसिलेशन में थर्ड चार्ज जो होना चाहिए उन दोनों चार्ज के नेचर के जैसा ही होना चाहिए। मतलब यदि दोनों पॉजिटिव है तो थर्ड चार्ज भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब सिमिलर नेचर का होना चाहिए अलोंग द लाइन ऑसिलेशन के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑसिलेशन हो रहा है तब स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है कब? जब तीसरा चार्ज अपोजिट नेचर का होता है। इस बात को लिख लो अच्छे से और माइंड में सेट कर लो कि परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑसिलेशन स्टेबल तभी इक्विलिब्रियम होता है जब तीसरा चार्ज अपोजिट नेचर का होगा, तब इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और तभी जाके ऑसिलेशन होगा। और यदि परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग में थर्ड चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ है यदि उसको हम सेम नेचर का रख दिए तब वो इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होगा। तुम स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, इक्विलिब्रियम से दूर भाग जाएगा, कभी ऑसिलेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गया भाई। अब आते हैं कैलकुलेशन पे अपने। चला जाए कैलकुलेशन कैसे करना है देखते हैं फटाफट। ये x हो गया, तो ये जो q है, चलो इस पॉइंट को नाम दे दो। चलो ये पॉइंट A हो गया, ये B, चलो ये FA हो गया और इस डायरेक्शन में इस पे एक्ट होगा FB। तुम ध्यान से देखो तो ये जो लेंथ है ना, इस पॉइंट को चलो C मान लेते हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको C मान लेते हैं। तो C और A के बीच या C और B के बीच का जो गैप होगा यानी कि CB या CA ये इक्वल ही होगा और ये हो जाएगा √x² प्लस a²। अब ये सब छोटी छोटी बातें बच्चे, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। हम देख चार्ज का प्रोडक्ट और ये डिस्टेंस सेम है तो यानी FA और FB दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। FA FB दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इसको F मान लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा K Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, गैप √x² प्लस a² का होल स्क्वायर, तो बचेगा क्या x² प्लस a²। ठीक है, होल स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब ये हो गया कि दोनों चार्ज कितना इस पर फोर्स लगाएगा। हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? हमें कैलकुलेट करना होता है जो नेट फोर्स इस पर इक्विलिब्रियम की तरफ लगेगा, मतलब नीचे की तरफ, वो फोर्स कौन सा होगा। तो चलो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा। तो एफ का देख एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा नीचे और एक एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा और ये एफ साइन थीटा, देख ये एफ साइन थीटा और ये एफ साइन थीटा एक दूसरे को, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लेना। ये एफ साइन थीटा दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। नीचे की तरफ आएगा एफ कॉस थीटा और इसका भी एफ कॉस थीटा, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा बच्चों 2f कॉस थीटा। नेट फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जैसे देख हम यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बना देते हैं इसको, ये f और ये जो एंगल है वो है थीटा। तो f का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में f साइन थीटा और इस f का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में f साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल भी क्या है, थीटा है। और इन दोनों का एक एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा क्या, f कॉस थीटा, तो ये नीचे की तरफ टोटल हो जाएगा 2f कॉस थीटा। तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर लिया, बैलेंस। तो नेट फोर्स इधर आया नीचे की तरफ जो कि हम इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, और कितना 2f कॉस थीटा। चलो तो 2 इंटू एफ का वैल्यू है Q अपॉन x² प्लस a² और cos थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस x हो गया, ये ट्रायंगल देख राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें x हो गया बेस और हाइपोटेनस हो गया ये CA कह ले या जो भी कह ले। तो बेस हो गया x और हाइपोटेनस हो गया बच्चों √x² प्लस a²। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई यदि करेगा तो 2kq इंटू x अपॉन ये x² प्लस a² और इस पे पावर 3/2, कुछ ऐसा आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वापस से सेम वही कंडीशन फिर से यहाँ पे यूज़ होगा कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन a, मतलब तुम्हें कहेगा स्लाइटली क्या किया गया बच्चों, डिस्प्लेस किया गया। क्या किया गया है, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, स्लाइट एकदम स्मॉल। चलो ठीक है, x इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन a, तो x² प्लस a² को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख दोगे बच्चों, इक्वल्स टू a²। तो a² पे पावर 3/2, अब ये सब पता होना चाहिए। x² पे a² पे पावर 3/2 का मतलब a³ हो जाता है।
तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ नेट इक्वल्स टू 2k क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब, है ना, और इंटू एक्स। ये हुआ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन चूँकि अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे की तरफ, तो तुम वेक्टर साइन में माइनस साइन लगा दोगे तो वो डायरेक्शन भी तुम्हें मिल जाएगा। तो ये आ गया बच्चों कुछ इस तरह से। अब तुम्हें यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा कि अब इसके बाद क्या करना है, प्रीवियस प्रोसेस जैसा। तो नेट फोर्स बाय मास तुम्हें क्या दे देता है बच्चों, एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन, यानी कि -2k क्यू क्यू अपॉन m इंटू ए क्यूब इंटू एक्स। तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे, √2k क्यू इंटू क्यू अपॉन m ए क्यूब। ये आ गया तुम्हें ओमेगा, ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, 2π/ओमेगा। क्लियर है। अब अच्छे से एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो डाउट क्लास जब चलेगा लाइव उसमें पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो क्या यहाँ तक क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट था, तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो अब इसमें क्या है ना कि मान लो कई बार नीट वगैरह में ठीक है इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इतना टफ, बट ये पूछ दे सकता है तुम्हें कि किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम होगा। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग यदि है तो वो थर्ड चार्ज नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अपोजिट नेचर या सेम नेचर, है ना। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑसिलेशन है, तब उस केस में थर्ड चार्ज किस नेचर का होना चाहिए, ये सब तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इन दोनों केसेस में ये दोनों जो चार्ज हैं बच्चे वो क्या है, फिक्स्ड हैं। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये दोनों चार्ज कैसे हैं, ये दोनों चार्ज अभी फिक्स्ड हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये जो दोनों चार्ज था क्या था, फिक्स था। चलो टाइम पीरियड हो सकता है तुमसे कैलकुलेशन ना पूछा जाए नीट वगैरह में, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किस केस में ऑसिलेशन जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या किस केस में अनस्टेबल। हाँ आईआईटी वगैरह में टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, एडवांस वगैरह में। चलो तो यहाँ तक कहानी ख़त्म की इसको। अब आते हैं ये एडवांस लेवल का कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं बच्चे। अब आ जाओ एडवांस लेवल के और कुछ प्रॉब्लम कुछ बताते हैं तुम्हें, कुछ करते हैं। एक यूरोडेव का क्वेश्चन है, ज़रा उसको करके तुम लोग दिखाओ। एक यूरोडेव का क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, है ना। चलो तो देखो ये है तुम्हारा यूरोडेव में क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन क्या है ना। टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा टफ है। पहले कोशिश करना है इसको खुद से बनाने का, तुम लोगों को खुद से कोशिश करो कि खुद से बन जाए। नहीं बनता है तब सॉल्यूशन तो भी हम देंगे तुम्हें, है ना। क्या कह रहा है, दो पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट अ पॉइंट विथ रेडियस वेक्टर R1 एंड R2, है ना। कहीं पर रखा हुआ है जिसका रेडियस वेक्टर, अब रेडियस वेक्टर हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ऑरिजिन से उस पॉइंट को एक वेक्टर से ज्वाइन करते हैं, है ना, उसको पोजिशन वेक्टर भी कहते हैं या रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। फाइंड अ नेगेटिव चार्ज Q3, ठीक है, दोनों Q1 Q2 पॉजिटिव था। अब कह रहा है कि फाइंड अ नेगेटिव चार्ज Q3 एंड रेडियस वेक्टर R3 ऑफ द पॉइंट एट विच इट हैज़ टू बी प्लेस्ड, है ना। मतलब Q3, एक तो उस पॉइंट चार्ज को फाइंड करो, दूसरी बात उस Q3 को कहाँ रखें ताकि ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। नेट फोर्स सब पे क्या होना चाहिए, 0। याद आ रहा है, Q इक्वल्स टू -Q/4 आया था ना, जिसमें कि दोनों चार्ज को फ्री रखा गया था, तीसरा चार्ज बीच में रखा गया था। तो उसका क्या मैग्नीट्यूड और नेचर होना चाहिए ताकि सारे चार्जेस क्या हों, इक्विलिब्रियम में। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर का बड़ा एप्लीकेशन है। कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी नहीं है। क्या करना होता है बच्चे, तीसरा जो सेंटर पे जो तीसरा चार्ज जो रख रहे हैं, थर्ड चार्ज, उस पर भी नेट फोर्स 0 करा दो। दोनों में से किसी एक पे भी नेट फोर्स क्या करा दो, 0 करा दो, है ना। सिर्फ तीसरा चार्ज पे ही नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, वो जो दो और रखा हुआ है वो दोनों भी क्या है, फ्री हैं, तो उन दोनों पे भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो पहला क्वेश्चन अभी आज हम लोग किए हैं बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। तो अब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो अब यहाँ पर वेक्टर का थोड़ा एप्लीकेशन है। तो आ जाओ डायग्राम वगैरह पहले सही से बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समझते हुए। एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, यूनिट वेक्टर का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है यहाँ पर, तो इसलिए ध्यान दो। चलो सबसे पहले तो डायग्राम सही से बनाया जाए, पहले कोशिश करना खुद से बनाने का। जब एकदम दिमाग हिल जाए, कुछ काम ना करे, तब फिर सॉल्यूशन देखो।
Q1 ऐसे रखा गया बच्चे और Q2 ऐसे रखा गया, तो दो पॉजिटिव है, ठीक है। Q1 Q2 को कह दिया क्या कि पॉजिटिव है Q1 और Q2, तो Q1 Q2 यदि पॉजिटिव है तो थर्ड चार्ज Q3 यदि निगेटिव है तो इक्विलिब्रियम कैसे बनता है बताओ, जब थर्ड चार्ज को बीच में रखना होता है कहीं पे, है एग्जैक्टली सेंटर पे तब रखते थे जब Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हाँ बीच में कहीं भी रख सकते हैं, वो गैप क्या होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलो Q3 कहीं यहाँ पर होगा, मान लो ये कोई Q3 का है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दो थोड़ा, कैसे ड्रॉ करना होगा, तो ओरिजिन से एक एरो ज्वाइन कर दो, ये R1 वेक्टर हो गया, ये R3 वेक्टर हो गया, ये R3 हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा R1 वेक्टर, ये हो गया R3 और ये हो गया अपना R2 वेक्टर, ठीक है। ये ही क्वेश्चन है, अब तुमसे ये R3 R2 ये सब पूछा जा रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि यदि इक्विलिब्रियम चाहिए ऐसे केसेस में तो इन तीनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक ही लाइन पे होना चाहिए, है ना। ये तो कॉन्सेप्ट हमें पता ही है कि दो चार्ज है और तीसरा को इक्विलिब्रियम में रखना है तो लाइन ज्वाइनिंग बीच में कहीं रखना होगा, यदि तीसरा अपोजिट नेचर का है तो कह भी दिया है उसने कि Q3 जो है वो क्या है बच्चों, निगेटिव है। क्वेश्चन में बता दिया गया तुम्हें कि Q3 जो है वो निगेटिव है और Q1 Q2 पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन में बता चुका है। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म तुम्हें याद होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म जो बताया गया था कूलम्स लॉ का, ठीक है। वेक्टर फॉर्म क्या था, तो Q3 के पहले इक्विलिब्रियम की बात सोचते हैं कि Q3 इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, तो लिखते हैं हम पहले कि फॉर Q3 टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक एक करके आराम से बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। Q3 टू बी इन इक्विलिब्रियम, एकदम ध्यान से समझना है इसको। यदि हमें Q3 को इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या करना होगा, सोचते हैं। तो Q3 पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। Q3 पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है, दो लोग लगा रहे हैं, एक फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 और दूसरा फोर्स कौन लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 3 लगाया जा रहा है ड्यू टू 2। तो Q3 पे दो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, एक ड्यू टू 1 और एक ड्यू टू 3, सॉरी 2। Q3 पे दो फोर्स लगाया जा रहा है, एक ड्यू टू Q1 और एक ड्यू टू Q2। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 निकाल लेना है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 निकाल लेना है, और नेट फोर्स जो 3 पे होना चाहिए बच्चों वो क्या हो जाना चाहिए, वेक्टर टर्म लिख रहे हैं इसलिए नेट फोर्स का सम क्या होना चाहिए, 0। क्या बात क्लियर है, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस को लिखते कैसे हैं ये भी तो इम्पॉर्टेंट है, तो लिखने के लिए तुम्हें वेक्टर में बताया गया, तो वेक्टर फॉर्म यदि नहीं है तो पहले वेक्टर फॉर्म को एक बार देखो तभी इस क्वेश्चन को फिर समझो, नहीं वेक्टर फॉर्म देख के डायरेक्ट देखोगे तो कुछ से समझ नहीं आएगा। तो यदि नहीं याद है तो पहले एक बार जाकर वेक्टर फॉर्म को देख लो, वो वीडियो देखो कैसे समझाया गया था, उसके बाद इसको देखो। तो इसको लिखने का तरीका था कि Q3 Q1, ठीक, और अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट R3 माइनस R1 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 डिवाइडेड बाई R3 माइनस R1 का मॉड, और इस मॉड का क्यूब लेना होता है, ये है, प्लस उसी तरह से F32 लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि Q3 Q2 और R3 माइनस वेक्टर R2, ठीक, नीचे क्या मॉड ऑफ R3 माइनस R2 का क्यूब, और ये नेट सम क्या होना चाहिए बच्चे, इक्वल्स टू 0। नेट सम क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0। चलो नेट सम को इक्वल्स टू 0 करना होगा, तो यहाँ से जो भी इक्वेट हो रहा है इक्वेट करते हैं, इसको एक पोर्शन को इस साइड लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो आ जाओ,
के एक सेकंड यार, के Q3 Q1, ठीक है, और यहाँ पे क्या था R3 माइनस R1 वेक्टर, यहाँ फोटो आ जाएगा फिर से, एक सेकेंड, थोड़ा नीचे से करते हैं, यहाँ ऊपर में वीडियो दिख रहा होगा तुम्हें, के Q3 Q1 R3 माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R3 माइनस R1 का क्यूब, ठीक है, सही से एकदम लिखना है तभी जाके आंसर तक सही से पहुंच पाओगे, माइनस के Q3 Q2 R3 माइनस R2 और नीचे मॉड R3 माइनस R2 और उसका क्यूब। अब देखो के Q3 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो अब आगे क्या बचा भाई, तो आगे आ गया हमारे पास, देखो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, समझना है इस बात को, समझाएंगे क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। Q1 अपॉन R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसके मॉड का स्क्वायर इनटू R3 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R3 माइनस R1 वेक्टर मॉड, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मॉड का क्यूब था तो हमने दो पार्ट में इसको एक क्यूब स्क्वायर और मॉड इस तरह से फिर से वापस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस Q2, क्यों ऐसा लिख रहे हैं समझाते हैं, R3 माइनस R2, ठीक, डिवाइडेड बाय, फिर से इधर R3 माइनस R2 वेक्टर का मॉड यहाँ रहने दो और मॉड क्यूब इधर लिख दो। मॉड R3, एक सेकंड यार, दिक्कत है, मॉड R3 माइनस R2, है ना। कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो तो जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, उस उल्टा पुल्टा मत लिख लेना। इसका स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये जो दो चीज़ तुम्हें दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये दोनों क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। और ये यूनिट वेक्टर है क्या, वेक्टर को मॉड से डिवाइड कर दो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर ही तो हो जाता है। तो ये Q1 डिवाइडेड बाई मॉड R3 माइनस R1 वेक्टर, और इसको लिख सकते हो R31 कैप। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग R31, मतलब ये R31 का क्या मतलब होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1। R31 का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मतलब 1 से जब हम 3 को देख रहे हो तो देखो ये जो वेक्टर है इधर ऐसे, ये वेक्टर कहलाता है R31, और ये R31 है, और देखो यहाँ पे R3 माइनस R2 मतलब R32, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2 का मतलब ये डायरेक्शन। ये है R32, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2, मतलब 2 से बैठ के 3 को देखो, और पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1 मतलब 1 से बैठ के हम 3 को देख रहे हो, है ना। तो 1 से 3 के अलॉन्ग पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अभी सब वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, और ये सब नहीं याद होगा तो पहले ही बता चुके हैं कि वेक्टर यदि क्लियर नहीं होगा तो फिर तो भाई अभी फिजिक्स में बहुत कष्ट होने वाला है आगे। माइनस Q2 अपॉन, इसलिए जब टाइम मिलता है तो पुरानी चीज़ों को रिवीजन किया करो। तुम लोग हो कि वेक्टर अब पढ़ना ही नहीं है, मैथमेटिक्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखना ही नहीं है, तो इतना आसान नहीं है कि समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये यूनिट वेक्टर हो गया, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर। अब तुम यदि ध्यान से देखो बच्चे, तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट का मतलब है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर
R31 मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसका माइनस हो जाएगा किसके, R32 के, क्योंकि चूंकि दोनों यूनिट वेक्टर है R32 और R31, ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है और दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट। तो हम जब डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर A इक्वल्स टू माइनस वेक्टर B का मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट। बात आ समझ में। तो चूंकि R31 यहाँ पे वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो अब ये जो तुम्हें R31 कैप और R32 कैप इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1 और डायरेक्शन अपोजिट है, तो R31 कैप इक्वल्स टू माइनस R32 कैप लिख सकते हो। तो ये माइनस R32 कैप और ये R31 कैप इसको कैंसिल कर देंगे तो आ गया। हमें तो लगा कि सारा गायब हो गया बच्चे, न्यू पेज करना था, हमने इरेज कर दिया था। चल देखो टेक्नोलॉजी अच्छा है ये, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो अब जब उसको तुम हटा दोगे इक्वेट करोगे तो बचेगा Q1 अपॉन मॉड वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2। देखो दिमाग इसमें बच्चे थोड़ा ख़राब होने वाला है क्योंकि ओबियसली पूरा का पूरा वेक्टर का अच्छा खासा एप्लीकेशन है। Q2 अपॉन R3 और ये R1 होगा और यहाँ पे मॉड वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R2, ठीक है, ये आएगा इक्वेशन यहाँ से जब ये R31 और माइनस R32 को कैंसिल कर दोगे। अब हमें यहाँ पर यहाँ पे अब हमें कैलकुलेट करना है क्या बच्चों, R3 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, दो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, R3 और Q3। तो इस इक्वेशन में देखो Q1 Q2 R1 R2 सब दिया हुआ है, बस बचा क्या R3 को इक्वेट कर लेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं कि मॉड को मल्टीप्लाई कर देना, भैया मॉड है ये, डायरेक्ट हम मॉड और Q1 को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसके लिए वापस से देखो हम आते हैं अपना जो यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट था उस पर आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है अपना यूनिट वेक्टर वाला, कि जो R31 यूनिट वेक्टर है वो है माइनस R32 यूनिट वेक्टर के इक्वल। यानी कि क्या ये कहना चाह रहा है कि वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 इज इक्वल्स टू माइनस R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ध्यान से एकदम देखना सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहाँ से हम तुमको लग रहा होगा कि मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके R3 निकाल दे, बट ये मॉड में ऑलरेडी बच्चे है ना, तो इसको ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करना होगा, तो देखो इसका हेल्प लो। अब यहाँ से ये एक रेशियो देखो अब निकालते हैं। क्या रेशियो निकालते हैं, R3 R2 को इस साइड लेकर आ जाओ, R3 R1 को इधर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो मॉड R3 माइनस R2 वेक्टर और यहाँ नीचे क्या था बच्चों, R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड, ठीक, इक्वल्स टू, ये माइनस तुम चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दे सकते हो, तो ये बन जाएगा R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर और इस साइड से नीचे आ जाएगा R3 माइनस R1 वेक्टर। बात आया समझ में। अब यहाँ पे देखो इस कॉन्सेप्ट को अब यहाँ से इसको रिलेट करो, ये रेशियो की जगह पे ये लिखो। थोड़ा सा टफ है बच्चे, काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया गया है यूनिट वेक्टर के साथ, तो कष्ट महसूस हो सकता है तुम्हें। खैर घबराना नहीं, समझने की कोशिश करना है। जैसे R3 R2 है ना, तो Q2 अपॉन Q1 है ना, इस Q1 को नीचे लेके चले गए, तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ये R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R3 माइनस R1 वेक्टर का मॉड, ठीक है। अब देखो R3 माइनस R2 इसका मॉड किसके इक्वल है, R2 माइनस R3 वेक्टर और R3 माइनस R1 वेक्टर। तो कर दो, इसको लिख दो। ये यूरोडेव का क्वेश्चन है बच्चे, तो थोड़ा सा कष्ट तो तुम्हें देगा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है यूरोडेव में, हर क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं होता बच्चे, हाँ, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं उसके, तो बिल्कुल वो थोड़ा मेहनत तो करवाएगा। ऐसे ही यूरोडेव का नाम तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात है उसमें, है ना।
R2 माइनस R3 डिवाइडेड बाई, वैसे बहुत ज़्यादा तुम्हें यूरोडोप को लेके बैठ के अपना टाइम बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रहेगा वो तुम्हें हम खुद करवा दिया करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इरिलेवेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे एग्ज़ाम के एक्सपेक्ट से कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम बर्बाद होगा। खैर चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Q2 R3 माइनस Q2 R1 ये उधर जाएगा, तो Q1 R2 माइनस Q1 R3, अब ये R3 को इस साइड लेकर आ जाओ, तो Q2 R3 इधर से आएगा Q1 R3, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इंटू वेक्टर R3 इक्वल्स टू इस Q2 को उस साइड लेकर जाओ, Q2 R1 को उस साइड लेकर जाओगे, तो R1 R2 ये हो जाएगा Q1 R2 प्लस Q2 R1। अब इसे हम डिवाइड कर दो Q1 Q2 से, तो R3 वेक्टर इक्वल्स टू आ गया बच्चे Q1 R2 प्लस Q2 R1 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2, ये आ गया बच्चे R3। यहाँ पे देखो R1 R2 Q1 Q2 सब गिवन था, तो इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर अभी तक बस R3 फाइंड किए हैं, है ना। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट काम क्या है, Q3 फाइंड करना। अब Q3 कैसे फाइंड किया जाए, R3 तो मिल गया। तो बच्चे हम लोग जो इक्विलिब्रियम कर रहे थे, इक्विलिब्रियम वाले में जहाँ पे तीनों को इक्विलिब्रियम में लाना था, तो याद करो पहले तो थर्ड चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में लाए, उस पर नेट फोर्स 0 लिखे। इसके बाद क्या किए, उन दो जो पहले से रखा हुआ था उसमें से एक पे हम नेट फोर्स 0 करा दिए। तो उसी तरह से बच्चे यहाँ Q3 पे नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए, साथ में साथ Q1 और Q2 पे भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। Q1 और Q2 पे भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो चलो किसी भी एक को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तो चलो हम Q3 को तो इक्विलिब्रियम में कराए जो थर्ड चार्ज था, अब Q1 और Q2 भी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो चलो किसी एक को कंसिडर कर लेते हैं बच्चे, आ जाओ। फॉर Q1 टू बी इन इक्विलिब्रियम, Q1 को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो Q1 पे नेट फोर्स 0, Q1 पे फोर्सेस लगाएगा कौन कौन, तो Q1 पे एक लगाएगा Q3 और एक लगाएगा Q2, जो बचा हुआ है दो चार्ज। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, नेट सम क्या होना चाहिए बच्चे, 0। तो इसको लिखेंगे कैसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो K Q1 Q3 और डिवाइडेड बाई क्या लिखते थे बच्चों, R1 माइनस R3 का मॉड उसका क्यूब इंटू R1 माइनस R3, ठीक है। प्लस लिखोगे, उसके बाद उसी तरह से इस साइड ले जाके माइनस कर दोगे, तो एक स्टेप हम जंप कर रहे हैं, डायरेक्ट इधर लेके चले गए, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इंटू क्या है बच्चों, तो R1 माइनस R2, ये वेक्टर फॉर्म को लिखने का तरीका ये बताया हुआ है। चलो अब इसमें जो भी कैंसिल हो रहा है उसको हटाओ, जैसे K Q1 गया, K Q1 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से Q3 आ गया। अब देखो ये R1 R3 में भी एक रिलेशन हम लोग लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, तो पहले इसको उसी तरह से यूनिट वेक्टर के टर्म में हम लिख देते हैं, Q3 अपॉन मॉड R1 माइनस R3 का स्क्वायर। तो अब R1 माइनस R3 डिवाइड बाई मॉड R1 R3 बच जाएगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर R13, है ना। एक स्टेप जंप किए हैं, तुम खुद से लिख लेना उसको, माइनस Q2 बचा रह गया, और नीचे यहाँ आ जाएगा R1 माइनस R2, है ना, और मॉड का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। अब जरा R12 यूनिट वेक्टर और R13 यूनिट वेक्टर को समझते हैं। देख R13 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3, तो R13, चलो नया डायग्राम नहीं तुम चाहो तो बना ही देते हम यहीं पे, देखो
जब नजर आए, देखो यहाँ पे है 1, यहाँ है 3 और यहाँ है 2, 2 3 1। तो R13 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, तो R13 वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे होगा। देखो ये है R13 वेक्टर। R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, R12 वेक्टर कुछ ऐसा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे, ये है R12 वेक्टर। तो तुम ध्यान से देखो R12 वेक्टर और R13 दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है बच्चों? सेम है। R13 और R12 वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये जो तुम देख रहे हो यूनिट वेक्टर R13 कैप, तो ये क्या बता रहा है? सिर्फ डायरेक्शन अलोंग 13 वेक्टर, एंड ये भी बता रहा है डायरेक्शन अलोंग 12 वेक्टर। और चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही तो है। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, और इन दोनों का डायरेक्शन भी देखो क्या है? सेम है। तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से आ जाएगा Q3 इक्वल्स टू माइनस Q2, ठीक, और ऊपर मॉड R1 माइनस R3 वेक्टर का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मॉड R1 माइनस, यहाँ पे नहीं चलो इसको इधर लिख देते हैं। Q3 इक्वल्स टू आ जाएगा Q3 इक्वल्स टू माइनस Q2, R13 R12 को तो कैंसिल कर दिए, ऊपर आ जाएगा मॉड R1 माइनस R3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे मॉड R1 माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से Q3 कैसे निकलेगा? तो R1 R2 तो हमें पता है और Q2 भी पता है, R3 हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे देखो इस R3 का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, न्यू पेज पे करते हैं इसको, तो हमें Q3 मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी आंसर हमारा आना चाहिए जो गिवन टर्म्स है उसी में, तो गिवन टर्म्स था Q1 Q2 R1 R2, तो उसी टर्म में सारे आंसर मेरे होने चाहिए। तो Q2 मॉड वेक्टर R1 माइनस R3 की जगह क्या लिखना है बच्चों? एक सेकेंड यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। मिस्टेक क्या हुआ है बच्चे? यहाँ पर देखो स्क्वायर था, ये स्क्वायर छूट गया है, ये स्क्वायर था जो स्क्वायर छूट गया था, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ये स्क्वायर है बच्चे, ये स्क्वायर छूट गया है, ये सब तो ठीक है, यूनिट वेक्टर लिखे थे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, तो ये आएगा, तो ये रूट हो जाएगा। यहाँ पे यदि ऐसे लिखोगे ना तो इसको रूट के टर्म में लिखना होगा, मतलब तुम ऐसे लिखोगे, यदि स्क्वायर हटाओगे तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा ऐसे, ये स्क्वायर रूट। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको ठीक कर लेना बच्चों। ये स्क्वायर रूट समझ आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही था, बस यहाँ पे देखो क्यूब था ना यहाँ, तो ये स्क्वायर रहा और ये मॉड यहाँ चला गया था, तो हमने यहाँ पे ये स्क्वायर मिस हो गया था, तो स्क्वायर वापस से रख दिए, तो स्क्वायर लेकर आगे चलोगे यहाँ, और ये तो यूनिट वेक्टर है, इसको वैसे ही रहने देना है। ये जो स्क्वायर था मॉड का स्क्वायर, तो जब हम वैल्यू लिखेंगे तो ये भी स्क्वायर में आएगा, इस स्क्वायर को इस साइड वैल्यू भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, फिर बस बाकी सब वही है। तो अब यहाँ पर R3 का वैल्यू हमें पुट करना है, तो R3 का वैल्यू जब तुम पुट करोगे तो क्या आया है? रूट Q1 वेक्टर R2 प्लस रूट Q2 वेक्टर R1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2 मॉड, ठीक है, लगा दो। और इसका स्क्वायर था, नीचे क्या लिखा हुआ है? तो नीचे लिखा हुआ है मॉड R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ R1 माइनस R2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एलसीएम लोगे रूट Q1 Q2, तो देखो ये देखो रूट Q1 R1 और ये रूट Q1
R1 बचेगा, और देखो यहाँ रूट Q2R2, और ये रूट तुम्हारा कहाँ गया जी, Q2R1, ठीक है, Q1R2, Q2R1, तो Q2R1 देखो ये रूट Q2R1 और ये रूट Q2R1 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेकर देखना है इसको, तो हम एक स्टेप जंप करके डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, तो Q2 मॉड यहाँ रूट Q1R1 बच जाएगा, और यहाँ पे रूट Q1R2, तो रूट Q1 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा यहाँ R1 माइनस वेक्टर R2 का मॉड, है ना, और इसका मॉड ले लो, और नीचे बच जाएगा बच्चों रूट Q1 प्लस रूट Q2, एलसीएम लिए थे जिसको, और ये पूरा का पूरा मॉड के अंदर है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो R1 Q2 और ये R1 Q2 प्लस माइनस था, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बस R1 Q1 और R2 Q1 बचेगा। तुम करके देख लेना, नीचे वही है मॉड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से देखो स्क्वायर जब करोगे तो रूट Q1 पे स्क्वायर आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस Q2 था ही, Q1 स्क्वायर रूट Q का स्क्वायर करोगे तो Q हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा बच्चे Q1 Q2 और मॉड R1 R2 का होल स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट टर्म ही तो इसको बाहर ही निकाल लो, तो डिवाइडेड बाय रूट अंडर Q1 प्लस रूट Q2 इसका होल स्क्वायर। अब बच गया देखो मॉड R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा, तो ये आ गया बच्चे Q3। तो ये था Q3, यहाँ से R3। तो इस तरह से बच्चे 4 पेज में जाकर देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर तुम मेरी ध्यान से देखो, तो कूलम्स लॉ, इक्विलिब्रियम और साथ में वेक्टर का बहुत ज़्यादा एकदम ज़बरदस्त एप्लीकेशन करवाया उसने, यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट का, पोजीशन वेक्टर लिखना, यूनिट वेक्टर। तो वो वेक्टर देखो यहीं पे होता है, यदि इस क्वेश्चन को यदि हमें वेक्टर फॉर्म नहीं पता होगा कूलम्स लॉ का तो कभी भी नहीं बना पाएंगे। अब कई जगह पे बस वेक्टर फॉर्म सही से नहीं बताते हैं, मान लो वेक्टर फॉर्म सही से नहीं बताते, तुम्हें सिर्फ हाँ KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर ऐसा बता के निकल जाओगे, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। और जहाँ भी बात 3 डायमेंशनल जब होना शुरू हो जाएगा, है ना, इस टाइप का बात पोजीशन वेक्टर का टर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, तो वहाँ पे वेक्टर फॉर्म से ही क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे एक हमने क्यूब का क्वेश्चन करवाया था, कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए थे, तो उस क्वेश्चन को बिना वेक्टर फॉर्म के बनाना बहुत टफ हो जाता है, बात आ रही समझ में। जैसे अभी एक आधा और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो वेक्टर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम के लिए वेक्टर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस तरह से ये पोर्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आ जाओ पेंडुलम से रिलेटेड कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सब लोग करते हैं, उसके बाद कहानी उसको ख़त्म करेंगे, ये अब एंड पे ही है समझो कोई। जैसे चलो पेंडुलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हें बताते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन ही चलो हम यहाँ दे देते हैं तुमसे। 2016, हाँ यही क्वेश्चन है। कहाँ गया क्वेश्चन, ऐड हुआ नहीं क्या, हाँ यहाँ, ये देखो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, टेंशन मतलब। क्या क्वेश्चन क्लियरली तुम लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो मतलब यही होता है बच्चे, यूरोडोब में एग्जैक्टली हु बहुत सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम यही यूरोडोब में क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नीट में 2016 में पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन है ना। तो ऐसा नहीं है कि नीट के पेपर में क्वेश्चन ईजी आते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा टफ दे दिया जाता है, जैसे यूरोडोब से उठा के एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन यूरोडोब का है जो नीट 2016 में पूछा गया था। तो इसी तरह से बच्चे अब यदि तुम कुछ रेफरेंस बुक हो गया या फिर प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को सही से बना लेते हो ना, तो क्वेश्चन सब रिपीटेड पैटर्न को होते हैं, कुछ नया नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो आ जाओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस थ्रेड स्ट्रिंग। समझ लो, 2 स्फीयर है, 2 स्ट्रिंग से अटैच मतलब इस तरह से हैंग किया हुआ है, और चूंकि दोनों पे चार्ज है तो वह इस तरह से वर्टिकल नहीं रह सकता, कुछ इस तरह से वो सेपरेटेड है, जहाँ की गैप d दिया हुआ, लेंथ l दिया हुआ है। अब उसमें कहा यह जा रहा है कि दोनों स्फीयर से चार्ज जो है ना वो लीक कर रहा है। तो ये सेपरेट क्यों हुआ था?
वही कूलम्बियन फोर्स की वजह से। तो दोनों स्फीयर से चार्ज लीक कर रहा होगा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो दोनों स्फीयर धीरे 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 क्या होंगे, पास आते जाएंगे। जैसे ही सारा चार्ज खत्म होगा तो आपके आपस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। क्योंकि दो मान लो स्फीयर इस तरह से हैंग कर रहा है, तो वो तो यदि मान लो कोई चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, आराम से दोनों इस तरह से हैंग करता रहेगा यहीं पे। वो दोनों सेपरेट कब होगा, जब दोनों पे रिपल्सिव फोर्स, और कौन सा रिपल्सिव लग रहा था यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कहा जा रहा है कि चलो मान लो कि एक डी सेपरेशन पे है और चार्ज लीक करना शुरू हुआ कांस्टेंट रेट से। तो जैसे ही चार्ज लीक करना शुरू होगा, चार्ज कम होना शुरू होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर पड़ता जाएगा, तो धीरे 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 वो स्फीयर क्या होगा, वापस नीचे आना शुरू हो जाएंगे। और तो पूछा गया है कि जिस स्पीड से वो वापस आ रहा होगा, वो स्पीड और उसके एक्स जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, तो स्पीड और एक्स में क्या रिलेशन होगा। हाँ, क्वेश्चन आसान नहीं था बच्चे, तुम समझ लो कि ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन था जो कि यदि पेपर वगैरह में आ जाए और हमें सडनली ऐसा मिला हो और हम इस टाइप क्वेश्चन को नहीं देखे हों, तो ये समझो कि क्वेश्चन ऐसा है नीट पेपर का जिसको कि उस टाइम पे छोड़ के ही आगे बढ़ना सही रहेगा। यदि कई बच्चा यदि इस पेपर में इस क्वेश्चन में फंस गया होगा तो मिनिमम 10 मिनट 15 मिनट ऐसे टाइम बर्बाद किया होगा, जो कि समझो कि अच्छा तो नहीं है एग्ज़ाम के लिए, खासकर नीट एग्ज़ाम के लिए। तो ये समझो कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन था जिसको छोड़ के हमें आगे निकलना था। तो चलो आ जाओ, इसका हम सॉल्यूशन तुम्हें बताते हैं। पहले क्वेश्चन देखो क्या है, नीट 2016 में पूछा गया था ये। दो पेंडुलम बच्चे ऐसे हैंग कर रहा है, एक इधर और एक इधर। सेपरेटेड इसलिए क्योंकि इस पर कुछ चार्ज है अभी, ठीक है। दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, क्यू और क्यू, दोनों का मास भी सेम है, एम और एम, ठीक है। अब मान लो अभी कुछ एंगल यहाँ बन रहा होगा, ये एंगल मान लो थीटा बन रहा होगा, ठीक है, और इस तरह से ये हैंग कर रहा है। अब कहा यह गया कि अभी जो सेपरेशन रखा गया है बच्चों, सेपरेशन डी रखा गया है, ठीक है। सेपरेशन कितना रखा गया है, डी सेपरेशन रखा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, डी सेपरेशन रखा गया है। तो अब ये जो लेंथ है, इस लेंथ को माना गया कि ये लेंथ कितना है, एल, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन। अब हुआ यूँ कि चार्ज लीक करना शुरू हुआ, चार्ज लीक करना शुरू होगा तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से जो सेपरेटेड है, ये चार्ज लीक करना होगा तो धीरे 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 ये नज़दीक आना शुरू हो जाएगा। तो जिस स्पीड से ये नज़दीक आ रहा है, उस स्पीड का जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके साथ रिलेशन बताना था। बात समझ में। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज लीक कर रहा है, उसकी वजह से वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है। तो नज़दीक आते आते मान लो एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम मान लेते हैं कि चलो कुछ ऐसे ये नज़दीक आया, ठीक है, और अभी जो गैप इसके बीच बचा हुआ है वो गैप है मान लो x। ये गैप कितना बचा हुआ बच्चों, x। और मान लेते हैं कि ये जो एंगल अभी है वो एंगल है मान लो अल्फ़ा, ठीक है। ये एंगल अल्फ़ा और ये गैप x और इसका मास m, चार्ज अभी लीक कर रहा है। और इस इंस्टेंट पे चार्ज, जैसे मान लो कि इनिशियली चार्ज इस पे जो था कुछ डिफरेंट वैल्यू दे दो, जैसे मान लो कैपिटल Q चार्ज था इनिशियली, और अभी चार्ज अब घट के हो गया है क्या, मान लेते हैं स्मॉल q, और मास वही रहा है m, ठीक है। अब सोचो इस पे फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो रहे होंगे, एक तो टेंशन, दूसरा नीचे की तरफ एक्ट हो रहा होगा एक फोर्स mg, और तीसरा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। पेंडुलम का कॉन्सेप्ट हम बताए हुए हैं, ये एंगल भी अल्फा, दोनों एंगल इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं, टेंशन का दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, रेशियो लेते हैं, तो एक रिजल्ट आता है, डायरेक्ट हम वो रिजल्ट लिख रहे हैं, इसे तुम्हें भी याद रखना है, tan थीटा इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई mg। यहाँ पे चूँकि अल्फा एंगल है तो चलो हम अल्फा लिख देते हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, तुम चाहो तो इसको इक्वेट करके लिख सकते हो, हम डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि बताया हुआ कैसे इसको इक्वेट करना है। टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ, रेशियो ले लेंगे तो ये आ जाता है, ये आ गया बच्चे। अब वहाँ पे देखो दिया हुआ था कि ये गैप जो है वो एल के कंपेरिजन बहुत स्मॉल है, ये गैप, यानी कि जो थीटा ये अल्फा एंगल है ये काफ़ी स्मॉल है, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्या है बच्चों, वेरी स्मॉल है। उसने अलग ढंग से कहा है, वो कहा है कि जो गैप है वो गैप काफ़ी स्मॉल है। तो सोच रहे ये गैप यदि स्मॉल होगा तो एंगल भी क्या हो जाएगा, काफ़ी स्मॉल हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, tan अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है।
तो tan अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा ऐसा हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा। तो देख यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा अभी x/2, और ये जो लेंथ है ये कितना है स्ट्रिंग का, ये लेंथ तो चेंज होगा नहीं l। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि x/2 डिवाइडेड बाई l लिख सकते हैं। तो tan अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा हो जाएगा, तो x/2 डिवाइडेड बाई l इक्वल्स टू एफ ई कितना हो जाएगा बच्चों, तो KQ² अपॉन x² और डिवाइडेड बाई mg ऐसा लिख सकते हैं। tan अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन अल्फा ऐसा इसलिए लिखे बच्चों क्योंकि हमें इस x और l के साथ इसको रिलेट करना था। तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है बेस, ये बेस नहीं पता है तो हमने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और चूंकि अल्फा काफ़ी स्मॉल है तो tan अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ट्रायंगल में पता चलना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अब ये सब नहीं, अब ये सब में प्रॉब्लम होगा बच्चे, तब इस जगह पर आकर हम तुम्हें इतनी छोटी बात नहीं बता सकते कि हाँ भाई देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये अल्फा है, उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर x/2 है, हाइपोटेनस l है तो x/2/l लिखेंगे, है ना। ये सब तुम्हारा सही होना चाहिए। यदि इस लेवल पे प्रॉब्लम है तब तो तुम इस टाइप के न्यूमेरिकल वैसे भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आया। अब इसको कैसे लिखना है देख, ये x से उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, x³ है ना, x³ ठीक है इंटू mg अपॉन 2l और k, 2k इंटू l, कुछ ऐसा आ रहा है रिलेशन। क्या यहाँ तक बात आ रहा समझ में, ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम चाहो तो q और x में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, q इक्वल्स टू रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट mg/2kl है ना, इंटू x पे पावर क्या आ जाएगा 3/2। अब ये सब देख कांस्टेंट टर्म है तो हम लिख सकते हैं q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं ऐसा, चल ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं q इक्वल्स टू एक कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, कोई भी अल्फ़ा बीटा, चलो बीटा मान लेते हैं कांस्टेंट टर्म, और x टू द पावर 3/2 ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्टली पूछा है कि v कैसा है, डायरेक्ट कैसा रिलेशन है स्पीड और x में, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन पूछा है, डायरेक्टली इन्वर्सली है, वो सिर्फ वैसा पूछा है, वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तुम्हें नहीं पूछा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। अब क्या करना है, तो वो कह रहा है कि जो चार्ज डिक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, मतलब dq/dt जिस रेट से वो चेंज हो रहा है वो dq/dt क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ तक लिख रहा है। जैसे देख dq/dt dq/dt क्या हो जाएगा, इधर डिफ्रेंशिएट करेगा तो ये x टू द पावर 3/2 डिफ्रेंशिएशन 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/2 इंटू dx/dt चेन रूल dx/dt है ना, t के टर्म में कर रहे हैं, x के टर्म में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। अब ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। और dq/dt एक कांस्टेंट टर्म है तो dq/dt को चलो कुछ भी लिख देते हैं हम, कांस्टेंट टर्म मान लो p लिख देते हैं, इक्वल्स टू बीटा और आया क्या, तो x टू द पावर 1/2 dx/dt, ठीक। dx/dt क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी स्पीड, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू p अपॉन बीटा x टू द पावर 1/2 यानी कि रूट x, तो ये p बीटा सब क्या है कांस्टेंट, तो v हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√x के, यानी हम कह सकते हैं v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2। यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016 में, जो कि यूरोडब का क्वेश्चन बचा। तो यही तुमसे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देखोगे तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन यही है अपना राइट ऑप्शन, x टू द पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरह से क्वेश्चन आता है बच्चे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन पेंडुलम पे करते हैं और अब कहानी ख़त्म करते हैं बच्चों, है ना।
एक क्वेश्चन चलो बताओ। ये मान लो एक वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पे इस पॉइंट पे एक हिंज लगा हुआ है। देखो इस पॉइंट पे एक हिंज लगा हुआ है और एक थ्रेड के थ्रू, एक सेकेंड, एक थ्रेड के थ्रू एक पेंडुलम है, स्फीयर ही समझ लो। यहाँ पर ऐसे हैंग कर रहा है। अब ऐसा ये क्यों है, ये यहाँ पे टच क्यों नहीं हो रखा है? वो इसलिए क्योंकि बताते हैं, देखो, क्योंकि यहाँ पे भी एक इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है। जैसे इस पे चार्ज यदि Q है, इस पे चार्ज यदि मान लो Q है, ठीक है, तो यहाँ भी एक Q चार्ज रखा हुआ। Q चार्ज को रिपेल करके ऐसे यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। यदि ये Q चार्ज नहीं होता तो आराम से यहाँ पर कांटेक्ट में होता है इस वॉल के। अब पूछा ये जा रहा है कि यदि इसके पे चार्ज Q, इसका मास m है, तो इस थ्रेड में टेंशन कितना होगा। अभी ये एंगल यहाँ पर मान लो कि थीटा है, तो बताओ इस थ्रेड में अभी टेंशन कितना होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देख लो फटाफट। कुछ नहीं, जो भी फोर्सेज हैं, पेंडुलम वाले केसेस को हम लोग देखें पहले से भी, जो भी फोर्सेज, जैसे नीचे क्या है बच्चों, mg, और ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है ना, मतलब कुछ इस तरह से ऐसे रिपेल करेगा। ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। इस लाइन को एकदम एकदम स्ट्रेट ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लिखना है तो ये डिस्टेंस वगैरह पता होना चाहिए। वैसे आ जाओ, इसको देखो फटाफट कैसे बना लेना है, ठीक है। आ जाओ समझाते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ा सा लेमिस थ्योरम बताए थे कैसे अप्लाई करना होता है, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ये भी शायद यूरोडिव का ही प्रॉब्लम है, देख लो इसको फटाफट। सारे एंगल्स को लिखो, जैसे टेंशन, अब ये एंगल यदि हमें चाहिए तो ये थीटा यदि है बच्चों, तो ये थीटा है, तो इस एंगल को तुम लिख सकते हो, या फिर इस एंगल को, जैसे मान लो ये थीटा, ये दोनों एंगल बच्चे इक्वल होना चाहिए ना जी। ये L लेंथ है, देखो ये थ्रेड का लेंथ L है और ये भी लेंथ L ही है, मतलब जो चार्ज रखा गया वो भी L लेंथ नीचे रखा गया, और ये थ्रेड का लेंथ भी कितना है बच्चों, L ही है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा हो कि बस कहानी सुन रहे हो, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है? आराम से वीडियो एक बार मैंने समझ में आया ना, उसको फिर से दोबारा उसको रिव्यू करके, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि सामने तुम बैठे नहीं हो, तो हम बस बोले जा रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करना है, थोड़ा देखना है, फिर नहीं होता फिर से रिपीट करना है वीडियो को, है ना। तो चलो, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, एक्स और एक्स। अब बताओ ये जो एंगल बन रहा है टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस लाइन के बीच ये एंगल कितना हो जाएगा। ये टोटल 180 है, इसमें से x माइनस कर दो तो ये 180 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से यदि हमें ये एंगल फाइंड करना हो, ये एफ ई और एम जी के बीच, तो कैसे निकालेंगे। देख, इसको आगे बढ़ा थोड़ा सा, इस लाइन को, ये जो टेंशन वाला लाइन है, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बता, थीटा। और ये x है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, x। तो ये जो एंगल हो गया, ये टोटल एंगल ये हो गया क्या बच्चों, x प्लस थीटा। और थीटा को तुम देख यहाँ पे, ये जो तुम्हारा ये ट्रायंगल बन रहा है, तो थीटा प्लस 2x इक्वल्स टू 180, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 2x लिख सकते हैं। तो x प्लस 180 माइनस 2x क्या हो जाएगा जी, ये 180 माइनस एक्स, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल ही है, ठीक है भाई। तो हम लोग एक इक्वेशन लिखते थे ना, जैसे t डिवाइडेड बाई साइन, इसके अपोजिट, टेंशन के अपोजिट एंगल कितना है, 180 माइनस एक्स, तो साइन 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू एम जी, लेमिस थ्योरम याद आ रहा है। तो फोर्स और उसके अपोजिट का एंगल, तीन जब इस तरह से होते हैं तो एम जी और इसके अपोजिट का एंगल भी कितना है बच्चों, 180 माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ई डिवाइड बाई ये जो एंगल बन रहा हो, खैर इससे हमें कोई लेने देना है नहीं, यहीं पे काम खत्म हो गया। देख 180 माइनस एक्स, साइन 180 में माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो यहीं से टेंशन इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, एम जी, कहानी खत्म। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं था, देखो लेमिस थ्योरम से फटाक से आंसर आ गया। तुम चाहो तो इक्वेशन लिख के भी बनाओगे, बहुत लेंदी जाएगा, लेमिस थ्योरम से बनाओगे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। चलो
आज के लिए कहानी बच्चे यहीं पे ख़त्म करते हैं। कूलम्स लॉ से सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। एक आध क्वेश्चन हम तुम्हें नहीं होगा तो टेलीग्राम वगैरह पे या व्हाट्सएप पे तुम्हें भेजेंगे। बच्चों तुम बना कर देखना क्वेश्चन तुमसे बनता है या नहीं। ठीक है, आज के लिए कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी इन सब में जो भी डाउट होगा वो तुम हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कहीं भी तुम सेंड कर सकते हो, क्लियर कर दिया जाएगा।